नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरह आपके साथ मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं, वो भी रोज की तरह हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांकर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी पहुंचने वाले हैं प्रोग्राम में। आज बिहार की जनता के लिए बड़ा दिन है। उनको आज नई सरकार मिल गई है, लेकिन मुख्यमंत्री वही है जो 20 साल से है, नीतीश कुमार। और जनता ने इस बार प्रचंड बहुमत के साथ उनको दोबारा मौका दिया है। तो नीतीश कुमार जी आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। शपथ उन्होंने ले ली। बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था और खचाखच भरा हुआ पटना का गांधी मैदान था, भव्य समारोह था और एनडीए का खूब शक्ति प्रदर्शन। लेकिन ये तस्वीर देखिए साहब, यही है आज की तस्वीर, आज का डिफाइनिंग मोमेंट। हाँ। ये जो पिक्चर इस वक्त आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार का हाथ उठाया और फिर जितने प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं इसमें नीतीश कुमार जी। आजकल वो वैसे मुस्कुराते ही ज्यादा रहते हैं, लेकिन ये देखिए जरा जिस तरीके से ये जो है एकजुटता की तस्वीर, इसके पीछे बहुत कुछ है। इसकी हम लोग अभी आज बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल आप देख ही रहे हैं। फिर भी प्रोग्राम शुरू हुआ है तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा मंत्री बीजेपी कोटे से बने। नीतीश कुमार की कैबिनेट में बीजेपी के 14 मंत्रियों ने शपथ लिए। इसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम बना दिए गए। इंडिया टीवी ने आपको ये कल ही बता दिया था। जेडीयू की बात करें तो मुख्यमंत्री समेत 9 मंत्रियों ने आज शपथ लिए। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों से एक एक मंत्री बनाए गए हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री समेत 27 लोगों ने आज शपथ ले ली है। अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और राज्यों के एनडीए के जितने उनके साथी हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सब इस प्रोग्राम में पहुंचे थे। लेकिन जैसा मैंने कहा, आज का दिन तस्वीरों का दिन है और तस्वीरों से आज आपको देश की राजनीति कैसे बदली है पिछले 15 वर्षों के अंदर, वो हम आज आपको दिखाएंगे। तो पहले तो आप ये तस्वीर जरा आवाज के साथ इस तस्वीर को दिखाइए। जब मोदी जी ने हाथ उठाया तो वहां क्या आलम था। ये देखिए, अब नीतीश जी गदगद हैं इसमें कि प्रधानमंत्री जो हैं मेरे साथ, मेरे बगल में खड़े हैं, इतना मान सम्मान दिया और मोदी जी ने वाकई उनको इस बार उतना मान दिया जिसके वो हकदार भी हैं। कहा बिहार गए तो कहा बिहार के 2 बेटे हैं, हम 2 भाई, नीतीश और मोदी। एक बार कहा था कि आपके लाडले मुख्यमंत्री, मतलब जितना सम्मान आप दे सकते हैं किसी अपने सहयोगी को, वो नरेंद्र मोदी ने इस पूरे दौरान दिया। और नरेंद्र मोदी को जानने वाले, उनकी राजनीति को ट्रैक करने वाले यहाँ सभी लोग हैं। कभी नीतीश कुमार के लिए उन्होंने कभी कोई उनके मन में खटास रही हो, ऐसे मौके ज़रूर आए थे, लेकिन उन्होंने उसका कभी कोई पब्लिक डिस्प्ले कभी नहीं किया किसी के सामने। अब मैं आपको इसके साथ एक दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ और यहाँ से मैं आपको बताऊँ, यहाँ से हमारे वरिष्ठ साथी आपको कहानी बताएंगे देश की राजनीति कैसे बदली। ये देखिए जी, ये है साल 2010 और आज है साल 2025। 15 साल हो गए। त्रिपाठी जी याद आया कुछ? नहीं सर, याद आ गया? ये तस्वीर की कहानी क्या है इस तस्वीर की? ये तस्वीर छपी थी 2010 में। बिहार के सारे प्रमुख अखबारों के फ्रंट पेज पे तस्वीर थी, क्योंकि उस दिन जून 2010 की बात है, 12-13 जून की बात है, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी होनी थी भारतीय जनता पार्टी की पटना के अंदर। और ये तस्वीर खींची गई थी 2009 में लुधियाना में, जहां पर 2009 के लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार चल रहा था। रैली होनी थी, अडवाणी जी वहां पर मौजूद थे और साथ में नरेंद्र मोदी भी थे और उनके साथ नीतीश कुमार भी थे और बाकी साथी भी थे। मोदी जी ने एकजुटता का संदेश देने के लिए ठीक वहां इसी तरीके से नीतीश कुमार का हाथ उठाया था। देखिए तस्वीर में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा आपको, सिवाय इसके कि दोनों की उम्र 15 साल ज्यादा है। एक मुख्यमंत्री तब भी था, एक मुख्यमंत्री आज भी है। एक तब मुख्यमंत्री थे, आज वो प्रधानमंत्री हो गए हैं। लेकिन उस वक्त भी नीतीश कुमार ने ये कहा था कि जब कुछ लोगों में आलोचना हुई कि भाई मोदी जी की तो उस वक्त चर्चा ज्यादा 2002 के लिए होती थी, तो उस वक्त लोगों ने जब पूछा नीतीश कुमार से कि आप तो बड़ा मुस्कुरा के उनके साथ हाथ उठा के तस्वीर खिंचा रहे थे, उन्होंने कहा भाई मैं मंच पर था और वो मेरा हाथ उठा देंगे, मुझे मालूम नहीं था, उन्होंने अचानक ऐसा किया तो मैं क्या करता। लेकिन चले, ये तो 2009 की बात हो गई। फिर 2010 में जब बिहार में चुनाव था, उस विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए बीजेपी के तमाम लोग आए हुए थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए सब लोग वहां पहुंचे हुए थे और फ्रंट पेज पर यही तस्वीर जो आपकी राइट साइड स्क्रीन पर चल रही है छाप दी गई। और साथ में यह भी बता दिया गया कि उससे पहले 2008 में जो बाढ़ आई थी, गुजरात सरकार ने 5 करोड़ रुपए मदद दी थी बिहार की सरकार को। यह बात नीतीश कुमार को इतनी बुरी लगी कि उस रात जो उन्होंने एनडीए के अपने साथियों के लिए डिनर अपने घर पर
होस्ट करने के लिए रखा हुआ था, वो डिनर कैंसिल कर दिया आनंद फानन में। सोचिए, वहाँ उसका सारा प्रचार हो चुका था। उस वक्त अध्यक्ष मेरे ख्याल से गडकरी जी थे और सारे पोस्टर वगैरह छपे हुए थे कि रात्रि भोज होगा, सब जगह खबर चल रही थी। और नीतीश जी ने गुस्से में डिनर कैंसिल किया। सर्किट हाउस में बीजेपी के सारे नेताओं के लिए 1-2 घंटे के अंदर अंदर खाना तैयार करवाया गया था। शहराज हुसैन पहुंचे थे नीतीश जी के घर पे मेनू चेक करने के लिए क्या बन रहा है, तो वहाँ जाके पता पड़ा उनको कि थाली खींच ली गई है, कोई खाना नहीं बन रहा है, सारे रसोइया अपने अपने घर चले गए। तो शहनाज हुसैन ने पूछा कि भाई ये क्या है, तो बोले कोई खाना नहीं होगा, आप अपनी व्यवस्था खुद कीजिए। और ये वही नीतीश कुमार है कि 2010 के विधानसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री में बिहार प्रचार करने आने वाले थे, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारे पास ऑलरेडी एक मोदी है, हमें दूसरी मोदी की जरूरत नहीं है। सुशील कुमार मोदी थे तब वहाँ पर, तो कहा था कि हमारे पास ऑलरेडी बिहार में एक मोदी है, हमें गुजरात के मोदी की जरूरत नहीं है। और मोदी जी को प्रचार करने आने से रोक दिया था नीतीश कुमार ने। वही नीतीश कुमार फिर आज 2025 में शपथ ले रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी के काम के कारण और उनके नाम पर आज बिहार में वोट पड़ा है, और उनके कारण आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। दोनों वीडियो भी खूब आए हैं, मतलब एक ही अलाइनमेंट में दोनों लोग खड़े हैं। अलाइनमेंट एक ही है, लेकिन आप 2009 की तस्वीर दिखा रहे हैं, तो 2002 भी याद कीजिए कि नीतीश कुमार वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री थे, और 2002 सबसे बड़ा टाइट स्पॉट है नरेंद्र मोदी जी के लिए। वो रेल मंत्री थे, वो घटना जो गोधरा में रेल घटना, न तो वो रेल मंत्री के तौर पर वहाँ गए बिहार, और न उन्होंने मुख्यमंत्री रेल मंत्री का पद छोड़ा, जबकि उस समय रामविलास पासवान भी सरकार में मंत्री थे, उन्होंने उसके खिलाफ वो इस्तीफा दे दिया था। तो अलग अलग वक्त की अलग अलग बातें। वो उस समय वहाँ खड़े रहे नरेंद्र मोदी के साथ 2002 में, फिर 9-10 में हुआ। फिर आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी से तो नीतीश कुमार जी का संबंध हमेशा ही बना रहा है, और मोटे तौर पर ये मैं कहता हूं कि बीजेपी ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया। मतलब जब वो पलटे हैं तो वो पलटे हैं, चाहे वो 2000 में हो, वाजपेयी सरकार के वक्त में हो। लेकिन सर 15 साल में क्या बदल गया भाई? एक आदमी की राजनीति परवान चढ़ती जा रही है, दूसरा लगातार उस बिहार का केंद्र बना हुआ है राजनीति का, लेकिन अब ताकत वैसी नहीं रह गई है। आज उनको बीजेपी की ज्यादा जरूरत है, आप ऐसा कह सकते हैं। इस चुनाव में ये तो कहा ही जाएगा ना। नहीं, देखिए, आप ये कह रहे हैं तो दोनों तस्वीरों को अगर ध्यान से देखिए तो नरेंद्र मोदी तब भी बहुत आगे की सोच रहे थे, फुल कमांड में थे। उनका हाथ उठाना, चाहे आज की तस्वीर हो चाहे तब की तस्वीर हो, उनकी अपनी इच्छा, उनके अपने अंदाज में था। नीतीश कुमार तब भी उन्होंने कहा था कि वो तो हो गया था, और आज वो अति आह्लादित हैं, अति उत्साहित हैं। जैसे कोई बाल मन खुश होता है, और कहा जाता है ना कि बचपना और बुजुर्गियत, हालांकि दोनों की उम्र एक है, लेकिन जो स्टेट ऑफ माइंड है वो दोनों का बहुत अलग अलग है। एक व्यक्ति जिसको अभी दिख रहा है, जो 2047 के विकसित भारत की बात कर रहा है, और एक व्यक्ति जिसको लगता है कि हाँ ठीक है भाई, हमारा एक बहुत अच्छा विदाई समारोह हुआ है, शानदार फेयरवेल हमारी हुई है, ये जो बिहार की जनता ने की दी है। और मैं बार बार कहता हूं, विदाई समारोह, शपथ ग्रहण समारोह, मतलब कैसे कहें अब आप लोग, शपथ ग्रहण समारोह को विदाई समारोह कह रहे हैं। इतना शानदार विदाई समारोह है। जब बहुत बड़े लोग होते हैं तो उनकी विदाई इसी तरह से बड़े तरीके से होती है। ये ग्रैंड वेलकम जैसे होता है ना, तो ग्रैंड वैसे ही फेयरवेल भी हुई है। और शपथ ग्रहण, मैं इसको ये मानता हूं, आज जो दिखा है स्टेटस को है। वो नरेंद्र मोदी अमित शाह की राजनीति स्टेटस को की पॉलिटिक्स होती ही नहीं। मतलब कभी से आप देखें, आप उसको 2002 से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। स्टेटस को मोदी के उसमें है ही नहीं। तो जब आपको स्टेटस को दिखता है तो क्या होता है? जब स्टेटस को दिखता है, इसका मतलब वो एक विज्ञापन आता था कि सारे घर के बदल डालेंगे, तो जस्ट वेट फॉर इट। और मेरा ये मानना है कि ये जो स्टेटस को दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आगे सारे घर के बदल देने की मंशा वो तय है, बदलना है वो तय है। और जो नरेंद्र मोदी ने कहा था, निवेश के लिए बिहार तैयार है, मोदी का विजन अब आपको साफ साफ दिखेगा। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार का विदाई समारोह है, ये रिटायरमेंट की सेरेमनी हुई है, मतलब इन्हीं 5 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाएंगे और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, यही मतलब है? 100%। और ये मतलब मैं कहूंगा तो अभी कुछ लोगों को नाराजगी होगी, कुछ लोग कहेंगे आप तो पहले भी कहते थे कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन जो नंबर्स आ गए थे उसमें इसके अलावा कोई और शपथ ग्रहण वो अच्छा नहीं लगता। अगर नीतीश नाराज, दुखी, घर में बैठे दिखते तो वो ठीक नहीं दिखता। अब ये उस मैंडेट का एक हिस्से का सम्मान हो गया, लेकिन बड़ा सम्मान कब होगा? जब
एस्पिरेशनल बिहारी जिसके हितों के संरक्षण का दावा या वादा, जो भी आप शब्द इस्तेमाल कर लिए, वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने किया है। अब उनको ये करना पड़ेगा। और मुझे इसमें मतलब आप सोचिए ना, वो उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री बना ले गए। हम के जीतन राम मांझी का बेटा तो मंत्री था, मंत्री रहेगा संतोष सुमन। चेंज क्या किया? और फिर आप जब कह रहे हैं कि खांचे पे खांचा बिठा दिया, मक्खी पे मक्खी बिठा दी, सोशल इंजीनियरिंग कर ली, तो इसका मतलब कि आप जो मैंडेट था अब आप उसके साथ नहीं चल रहे हैं। बहुत गुंजाइश है इसमें, अभी बहुत अवसर है, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सर देखिए, उन्होंने कहा इस तस्वीर के अलावा और कोई गुंजाइश नहीं थी, मतलब नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा। हमने लोगों ने ये भी कई बार बात की कि इस बार बीजेपी वाकई मतलब एनडीए ऐसे, बीजेपी ऐसे लड़ रही थी कि एनडीए का नहीं, सारी सीटों पर बीजेपी का ही चुनाव है। और ये भी बात हुई कि नीतीश जी को किसी भी तरीके से एम्बेरस करना या इस पड़ाव पर उनको किसी तरीके से नीचा दिखाना या जोर जबरदस्ती के साथ अपनी बात मनवाना, ये भी बीजेपी नहीं करना चाहती है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदलेगा। नहीं, आज सुबह से मैं ये कार्यक्रम देख रहा हूँ, वैसे तो पूरे चुनाव में भी देखा, जो आपने भी कहा कि ये आज बीजेपी सरकार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। मैंने नहीं कहा कि बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। पूरा समारोह भी देखिए, वो बीजेपी का समारोह है, जो ग्रैंड तरीके से सारे स्टाइल ही बीजेपी का है, तो वो बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हैं। और मैं इसको ग्रैंड फेयरवेल नहीं कहूँ तो ब्रेक जर्नी कहूँ। और अमित शाह जी को याद करूँ कि अमित शाह जी ने वो सभा में कहा था कि सम्राट चौधरी को मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो ये वैसा है कि वो ट्रेन आउटर पे खड़ी हो जाती है तो वो किसी न किसी दिन थोड़ी देर में देर सवेर प्लेटफॉर्म पर आ ही जाती है ना। अब सम्राट चौधरी किस दिन बड़े आदमी बनेंगे ये तय होगा। नीतीश कुमार जी की ये जो ब्रेक जर्नी यात्रा है, उसमें ब्रेक कब लगेगा? ये 25 से 30 तो नीतीश नहीं है, ये सरकार 25 से 30 की नीतीश सरकार नहीं है। और दूसरा, जो मेरी बात सरकार के बीच के लोगों से हुई, इस सरकार का फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन है, डेवलपमेंट है, पलायन को रोकने वाला जो काम है, तो वो नरेंद्र मोदी के विजन के साथ चलने वाली ये सरकार होगी। भले ही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये कंट्रोल जो है बीजेपी का, प्रधानमंत्री का या जिन भी लोगों का रहेगा वो रहेगा। अब मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाहता कि आज बीजेपी सरकार कह ही दिया इसको। बीजेपी सरकार तो है ही है, इसमें नीतीश कुमार जी उसमें मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा भी होता है, बहुत बार बीजेपी सरकार में भी मुख्यमंत्री होते हैं। अब आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे कि वो 2-3 बार लड़खड़ाए शपथ लेते वक्त, लेकिन मैं वो दिखाना चाहता हूँ, हमारे पास है नीतीश जी का शपथ का लेते हैं तस्वीर। सौरभ जी, मैं कह रहा हूँ, देखिए इसको कई तरह से देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार जी के, लेकिन क्या नीतीश कुमार जिस जगह बैठे हुए हैं, और मैं ये कह रहा हूं तो उनको मैं कोई कमतर नहीं कर रहा हूं, बहुत कमाल के देता हूं। हेलो, भारतीय जनता पार्टी लगातार नंबर 1 पार्टी बनती रहे, उनके लोग क्या कभी कोई उनकी इच्छा नहीं होगी? पहली बार नंबर 1 पार्टी बनी। नहीं, पिछली बार भी नंबर 1 थी। अब आरजेडी बिहार की नंबर 1 पार्टी पहली बार, आरजेडी 75 थी, ये 74 थे, नीतीश जी 43 थे। जब पिछली बार ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, मेरा यह मानना है कि बीजेपी का वर्कर ये उम्मीद कर रहा था। और एक बात और मैं बता दूं, ये जो रणनीति थी वो काम कर गई है। अगर नीतीश जी मुख्यमंत्री का चेहरा होते तो ये मैंडेट आता क्या, मुझे संदेह है। अच्छा, एक बार अभी आपने जिक्र किया तो हाँ, ये बात देखने वाली है। नीतीश जी जब शपथ ले रहे थे तो देखिए बहुत कुछ उससे साफ हो जाता है, दिखा दीजिए। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं।
आमतौर पर जब शपथ होती है तो राज्यपाल बस मैं कह के चुप हो जाते हैं। आपने देखा, और वो मुख्यमंत्री की शपथ में वो उनको लाइनें रिपीट करनी पड़ रही थी। नीतीश जी एक दो बार कहीं उनको शब्द जो है बोलने में जो है दिक्कत हो रही थी। ठीक है, ये मतलब ये बताता है कि जो विजय जी कह रहे थे ये और हर्षवर्धन का, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये ज्यादा दिन तक चल पाएगा नहीं। किसी ना किसी को एक बार मतलब नीतीश जी को फॉर्मली रिटायरमेंट में जल्द जाना ही पड़ेगा, वो कुर्सी किसी और को भरनी पड़ेगी। ईश्वर करें कि नीतीश जी को पुत्र मोह हो जाए। अब आप गजबी बातें कर रहे हैं। आज तक मैं कहता था कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, मैं आज कह रहा हूं कि ईश्वर करे नीतीश जी को पुत्र मोह हो जाए। उससे क्या होगा? अरे भाई, तो पुत्र आएगा तो कम से कम कुर्सी छोड़ेंगे ना। आप समझिए, बीजेपी के लिए नहीं छोड़ेंगे। नीतीश जी बहुत बड़े नेता हैं, वो जितने दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे उनके व्यक्तित्व का क्षरण होगा। मेरी ये बात अभी नहीं ठीक लगेगी क्योंकि इतना बड़ा पुत्र आएगा तो फिर पुत्र ही रहेगा ना, तो फिर पुत्र रहे ना, क्या दिक्कत है? मतलब बीजेपी वाला ना बना भी, तो आप कह रहे थे बीजेपी का वर्कर चाहता है हमारा मुख्यमंत्री बने। तो बीजेपी का बनेगा, निशान जी आ जाए। और वैसे निशान जी की एंट्री बनाने की बात नहीं की, फिर एंट्री की बात कर रहे हैं। उनको पुत्र मोह हो जाए तो कम से कम वो छोड़े ना, फिर किसी पुत्र के लिए भी जगह देंगे ना। अच्छा, वो बेचारे आज भी बधाई दे रहे हैं कि आज भी घूम रहा हूं, बुराई क्या है? लेकिन देखिए, आज का दिन जो है नीतीश जी के बारे में ये मतलब उनकी जर्नी को भी बात करने की, हाँ अच्छी बात करने का दिन है। उनके वो 10 उनकी शपथ की तस्वीरें हैं हमारे पास, वो आप देखिए समीर जी। ये 2000 मैं भी अच्छी बात कर रहा हूँ, 2005 से लेकर के जो आज जो 10वीं शपथ हुई है उनकी, ये जर्नी है इस आदमी की। और मतलब आप ठीक है, कोई कहने वाला कहता है कि इनके बारे में कि भाई ये भी स्वभाव से जो है थोड़ा इनका जो वो तानाशाही रवैया है कि मतलब मैं ही मैं, और जैसे मैं चाहूं बस वैसे ही, किसी और का उसमें कुछ उनको पसंद आता नहीं है। लेकिन ईमानदारी, परिवारवाद जैसी बीमारी से बिल्कुल दूर होना, लॉ एंड ऑर्डर पर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर उनकी ग्रिप होना, बिहार जैसे राज्य को यहां लाना भी, कल ही हम लोग बात कर रहे थे, डेटा दे रहे थे, करप्शन का एक दाग नहीं उनके ऊपर। बिहार पिछले 20 वर्षों में बिहार की औसत जो ग्रोथ रेट है वो है 10.3%। इसमें केवल बल्कि शायद 11% है। एक राज्य केवल उनसे आगे है, वो है गुजरात। 14% की ग्रोथ रेट है बिहार की। जीएसडीपी जो उनकी ग्रोथ रेट है 14%। नेक्स्ट टू गुजरात बताएं तो देखिए। लेकिन 63 करोड़ रुपए हर दिन का कर्ज भी है बिहार। ठीक है, जरा वो तो अब, लेकिन आदमी एक ऐसे राज्य को जिसका बेस इतना लो कर दिया गया था, वहां से उसको लेकर के चला। निश्चित रूप से बिहार जिस तरीके से परिवारवाद, अपराधवाद और भ्रष्टाचार में उलझा लालू प्रसाद यादव के 15 साल में जिस गर्त में बिहार चला गया था, नीतीश कुमार ने और भारतीय जनता पार्टी ने उससे बिहार को अब एक सुशासन के माध्यम से, विकास के माध्यम से उस गर्त से बाहर निकाला है। अब ये कहा जा सकता है कि भाई 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद भी बिहार बहुत बड़ा ग्रोथ का इंजन क्यों नहीं बन पाया, कोई बड़े इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लग पाए। 15 साल का लालू का जो जंगल राज था, वो इतना ज़्यादा बिहार में गड्ढे हो गए थे कि उसे भरने में मुझे लग रहा है कि लंबा समय लगा नीतीश कुमार को वहाँ पर। और अब जो मैंडेट मिला इस बार 2025 का, मुझे लग रहा है ये बता रहा है कि ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मैंडेट है। और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को जानते हैं और बीजेपी इस बात को जानती है कि नीतीश कुमार का अब जाने का समय आ गया है। अब नीतीश कुमार का सूर्यास्त है बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी का सूर्योदय बिहार के अंदर होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि नीतीश कुमार 1 या 2 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं। स्टेप गेज अरेंजमेंट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अपना नया नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी 2 या 2.5 साल में 3 साल भर लेकर आएगी। और बीजेपी इस बात को जानती है कि ये जो मैंडेट मिला है, इसको और बड़े मैंडेट में या इसी मैंडेट में अगले चुनाव में अगर जीतना होगा तो 5 साल बहुत परफॉर्म करना होगा। वो नीतीश के नेतृत्व में लगातार हो नहीं सकता। तो मुझे लग रहा है कि 2 साल बाद कोई रास्ता निकाला जाएगा कि कैसे नीतीश को एक सम्मानजनक विदाई दी जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी वहां अपना मुख्यमंत्री बनाए, क्या समीकरण बैठे कि जिसमें जेडीयू और बीजेपी के मुख्यमंत्री में सरकार आगे बढ़े, क्या आने वाले समय में जेडीयू का कोई बड़ा हिस्सा बीजेपी में मर्ज हो सकता है, ये भी एक प्रश्न उठ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी साल 2 साल तक यही चलेगा, साल 1.5 साल अभी ये रहेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपना प्रोफेसर संगीत रागी जी भी स्टूडियो में आ गए। सर बहुत स्वागत आपका। आपके राज्य को 10वीं बार नीतीश जी मुख्यमंत्री के तौर पर मिला। 2 तस्वीरें दिखा दूं, 1 मिनट में आ रहा हूं। वो भी एक तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है, ये देखिए, मतलब देश का प्रधानमंत्री देश की जनता को जिस तरीके से नमस्कार कर रहा है, बिहार की जनता को, मतलब कमर दोहरी कर दी उन्होंने अपनी। इतना मतलब वो बता रहे हैं कि भाई ये जीत आपने जो दी है मुझे, हमें, ये कितना बड़ा आशीर्वाद आपने दिया है, वो इस बात का धन्यवाद दे रहे हैं। वही तस्वीर दीजिए स्क्रीन पर, इसकी तो हम लोग बात कर चुके हैं, जिस तरीके से वो झुक करके नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन कर रहे हैं।
हुए बिहार की धरा पर बहुत ये तस्वीर ये देखिए, और फिर इसके बाद जो उन्होंने गमछा लहराया, अब ये भी एक बिहार का ट्रेडमार्क स्टाइल उनका हो गया है। प्रधानमंत्री सर्वाधिक विशिष्ट जो लोग कल तमिलनाडु गए थे तो वहाँ कोई गमछा घुमाया तो मोदी जी बोले मुझे अच्छा लग रहा है कि बिहार का गमछा यहाँ दिखा दीजिए, वो गमछा घुमाने वाली बिहार तस्वीर का भी दिखा मैसेज यहाँ आने वाला दीजिए। है। गमछा ये देखिए, ये फिर उन्होंने गमछा लहराया। बिहार के ये मुझसे पहले तमिलनाडु के ये दूसरी तीसरी बार हो रहा है इस तरीके से उन्होंने गमछा लहराया है। एक बार पुल पर थे, पुल के उद्घाटन पर तब था, एक बार प्रचार में, फिर एक बार आज यहाँ। प्रोफेसर साहब, शानदार तस्वीरें। इसके पीछे जो गाना बज रहा था, मोदी और नीतीश की जोड़ियां हिट हुई, ऐसे एक गाना बज रहा, बड़ा शानदार है। लेकिन मजेदार बात है, मुझे एक चीज कमेंट करने की इच्छा है, आज बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है सत्ता के लिए जो एक इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, वो मुझे लगता है सत्ता पर लागू नहीं होती है। आप कितना भी सत्ता में रहें, उसका आकर्षण ऐसा है ना कि एक टॉल्स्टॉय की कहानी याद आती है, और वो कहता है कि ईश्वर ने उसे कहा कि अब तुमको कितना चाहिए, तो कहा कि हमको अकूत संपत्ति चाहिए। तो भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम सुबह उठना और सूर्यास्त तक जितना दौड़ सकते हो दौड़ जाओ, वो सारी जमीन तुम्हारी होगी। वो बेचारा दौड़ा और लगा कि एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और, सूर्यास्त होते होते वो मर गया। तो सत्ता के साथ तो ये नीतीश जी से अब जो मैं आ रहा था तो हर्षवर्धन जी समझा रहे थे कि भाई नीतीश जी को पुत्र मोह से बाहर निकलना चाहिए। नहीं, पुत्र मोह हो जाए। हाँ, मैंने वो एक व्यंग के तौर पर कह रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो स्थिति अभी यहाँ पर आई है, और वाकई हम भी चाहते हैं। कल एक दो लोग जो आज बिहार मंत्रिमंडल में शपथ लिए हैं और जिनके बारे में कल से नाम लगभग तय हो गया था कि ये करने ही जा रहे हैं, उन्होंने एक ही चीज कहा कि अब हम लोग जंगल राज दोबारा नहीं नैरेटिव लेकर के आने का ये मैंडेट है, क्योंकि अब जब अगली चुनाव में हम जाएंगे तब कोई इस बात को नहीं सुनेगा कि जंगल राज है, क्योंकि हमको अब डिलीवर करना है, बहुत हो चुका है। अच्छी बात, जो है टेक ऑफ स्टेट, और मजेदार बात है कि वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर गए हैं, तो एक टेक ऑफ स्टेट होता है, ये कहा जाता है। अगर ये सोच इस सरकार में शामिल किसी सीनियर आदमी में है तो बहुत अच्छी बात है। बोला कहा कि हमको अब आगे आने वाले दिनों में, और देखिए वहां की महिलाओं के बीच में एक अलग सोच थी। मैंने आपसे कहा था कि एक ने कहा कि हमको मंगनी में भी यदि कहेगा तो हम नीतीश को नहीं वोट देंगे। यानी मोदी पर ऐसी आस्था, कोई कहता है ना अभी आप मजाक उड़ा लीजिए, कोई कहेगा कि ये तो अंधभक्ति है, ये संगी है, चड्डीधारी है, ये सब ऐसे ऐसे बोलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि महिलाएं खुल करके, जिनको एम्पावरमेंट कहते थे ना, वो 10,000 रुपया उनको लगता है यार 10,000 रुपया में आप मेट्रोपॉलिटन में बैठे हुए ना, आपके लिए वो है। लेकिन जो कल जाकर के केले का चिप्स का छोटा सा दुकान खोल दे और ये खोल दे, उसकी आप समझ गए कि वो सर आप नहीं आए थे, इन दोनों ने एक एक कमेंट किया। उन्होंने कहा ये बड़ा शानदार विदाई समारोह है नीतीश जी का, हर्षवर्धन जी। मैं भी और ये इन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, सहमत हैं दोनों बात से? देखिए मैं तो मुझे लगता है कि अब इसको कैसे कहा जाए, इसको कहना बड़ा खुल करके नहीं बोला है। साहब एक इजाजत, सरकार में नीतीश बने, अब तो एक चार विधायक कम है, 84 और 89 है। इसमें मुझे बहुत बड़ी सच्चाई दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके नीतीश मुख्यमंत्री हैं, और लेकिन ये यदि कहें कि से नीतीश कुछ भी नहीं करेंगे और उनका नहीं चलेगा, तो ये दिमाग से निकाल लेना चाहिए। आज के दिन में जब एलजेपी का 2 टिकट का बंटवारा हुआ था, उस समय भी उन्होंने नीतीश जी ने यह किया, और कल जब स्पीकर पद का और होम मिनिस्ट्री की बात थी तब भी उन्हीं का पेच था, ये किसी और का पेच नहीं था, ये उन्हीं का पेच था। और मजेदार बात है, यदि आप उनका बॉडी लैंग्वेज आप कह रहे नीतीश जी कमांड में, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूर्णतया कमांड में है, ऐसे भी उनके बारे में कहा जाता है कि उनके आसपास जो है वो कुछ अधिकारी लोग हैं और 1-2 लोग हैं, नेता लोग हैं जो उनके कोटरी के लोग हैं, वही मूलतः शासन चलाते हैं, नीतीश जी नहीं चलाते हैं। ये आज भी कहा जाता है, और कई वर्षों से, कई महीनों से कहा जाता है। बस सिर्फ एक लाइन, जो प्रोफेसर साहब ने कहानी सुनाई नहीं कि वो भागता चला गया, मैंने उसको थोड़ा दूसरी तरह सुना है। मैंने सुना ये भी था कि सूर्यास्त होने के पहले जिस जगह से शुरू किया था वहां लौट आना होता है। अगर लौट आए
तो साम्राज्य पूरा है, नहीं लौटे तो याद किए जाएंगे कि मृग मरीचिका में भागते भागते। आपका वर्जन और इनका वर्जन, उसमें की कहानी में ये नहीं है। अंतर तो यही है ना कि बोध कथा की बात कर रहा हूं। अंतर यही है कि वो संपदा छूटी गई उससे। बिल्कुल यही है। कैसे याद रखा जाएगा, मेरे वाले में भी शामिल है। गोवर्धन जी थोड़ी सी वो कहानी की टाइटल रोटी है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर ये भी मैं आपको बता दूं वैसे कि ये भी जानकारी आई थी कि नीतीश कुमार तो चाह रहे थे कि आप राजभवन में कर लीजिए शपथ ग्रहण समारोह। इससे पहले जो जितनी बार भी उन्होंने आवाजाही की है उधर का इधर, इधर का उधर, तो वो राजभवन में ही हुए सारे प्रोग्राम। तो इस बार भी कह रहे थे राजभवन में कर लीजिए, लेकिन ये बीजेपी चाहती थी कि इस बार एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए क्योंकि जीत ये बहुत बड़ी है, तो इसलिए ये गांधी मैदान में कार्यक्रम किया गया। और फिर यहाँ पर बीजेपी के जितने और मुख्यमंत्री नेता तमाम थे, केंद्र के मंत्री थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, सब लोग आए। तो ये बीजेपी को जब किसी राज्य में बड़ी जीत हासिल होती है तो एक तरीका होता है उसका बताने का कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी का फुटप्रिंट इतना बड़ा है, उसकी भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसमें योगी आदित्यनाथ भी थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे, सैनी साहब भी थे, और भी राज्यों के मुख्यमंत्री आए हुए थे। तो मैं उनमें से आपको एक एक की बात सुनाना चाहता हूं और फिर उनके सबके राज्य में क्या हो रहा है उसकी बात भी हम लोग करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला आज पटना में, सुनिए। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार के गठन, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बन रही इस सरकार के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वास्तव में माननीय नीतीश कुमार जी का एक लंबा अनुभव और डबल इंजन सरकार ने बिहार के विकास के लिए, बिहार के आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जो सार्थक प्रयास किए हैं, आज वह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बिहार की जनता जनार्दन ने उस पर ही अपनी मोहर लगाई है। मैं बिहार की जनता का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भाई उत्तर प्रदेश का इम्तिहान अभी बस 1.5 साल, 1.25 साल दूर है 2027 के अंदर, और योगी जी का बिहार में खूब उपयोग उनकी पार्टी ने जो है प्रचार के लिए किया है। अखिलेश यादव ने भी खूब जोर लगाया था, लेकिन जब बात नहीं बनी अखिलेश यादव जी ने तो उन्होंने तो अपना पीडीए का नारा भी थोड़ा सा बदल लिया है। अब वो ये कहते हैं कि हमें बीजेपी से सीखना पड़ेगा, लक्ष्य बड़ा रखना पड़ेगा और उस बड़े लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, ये हालांकि तंज में उन्होंने कहा, लेकिन बीजेपी से उन्होंने कहा बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो आइए, क्योंकि मैंने कहा था एक एक राज्य की बात करेंगे, तो पहले उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर लें। त्रिपाठी जी, आज यूपी के सितारे भी वहाँ थे और केशव मौर्य जी की बड़ी अच्छी भूमिका रही है इस चुनाव के अंदर। प्रभारी भी थे, सह प्रभारी भी थे और फिर पर्यवेक्षक भी वही थे। नहीं, सह प्रभारी रहे और फिर मुख्य पर्यवेक्षक के तौर पर गए। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश बिहार से सटा हुआ राज्य है। योगी आदित्यनाथ की भी खूब सभाएं हुई। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी नेताओं का जो एक अंग्रेजी में शब्द चलता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, तो वो करती है। और मैं बार बार कहता हूं कि जब ऐसी जीत होती है तो फिर उसमें आप क्या करेंगे, कहेंगे कि अच्छा यहां कौन गया था, कितनी सीटें जीते, वो सब समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। एक लाइन की बात है, बीजेपी की जो बहुत मेगा जो स्ट्रेटेजी थी, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह की स्ट्रेटेजी थी, वो पूरी तरह से काम कर गई है। और मैं तो यह भी मानता हूं, अमित शाह ने जो वो बयान दिया जिस पर हम लोगों ने खूब चर्चा की, खूब तंज कसे गए कि विधानमंडल दल तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा, उसने भी बहुत काम किया है। सारे जो कहते हैं ना कि जो जरा सा भी नाराज है उसको कैसे लाना है, जो खुश है उसको कैसे और मजबूती से कर लेना है, वो सारे समीकरण किए गए। सब ने मिलकर कहा हमारा वाला हिस्सा आएगा तो ये हो जाएगा, हमारा वाला हिस्सा ये आएगा तो ये हो जाएगा। तो भले सब कुछ वैसा है, लेकिन बीजेपी ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उपयोग करना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों का उपयोग करना हो, चाहे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का उपयोग करना हो, बहुत शानदार तरीके से बिहार में किया है और उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश मैं आपको बता भी रहा था प्रोग्राम से पहले। एक मैं देख रहा हूं कल से एक धड़ा है, उसमें पत्रकार भी हैं जो नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्योंकि यूपी की लड़ाई बहुत बड़ी है इसके बाद कि भाई
योगी जी के प्रचार से बिहार में जहां जहां वो गए बीजेपी वो सारी सीटें जीत गई, या 90% का स्ट्राइक रेट रहा? ऐसा थोड़ा ही होता है कि आप जाएंगे किसी भी राज्य में प्रचार करेंगे और सीट जिता देंगे। ऐसा होता तो 2022 के अंदर बीजेपी की सीटें जो है वो कम थोड़ी ना हो जाती। मतलब वो बिहार के बहाने यूपी की पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो चुकी है सर। वो ठीक है, लेकिन 80% से ज़्यादा 85-88% उनका स्ट्राइक रेट रहा है। बिल्कुल। यदि एक बड़ी सीट कहा जाए तो वो ओसामा साहब की वो सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती जिस पर योगी जी गए थे, और वो एक बड़ा टफ था, वो मुकाबला निकला नहीं। बाकी 80% से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट रहा, जहाँ योगी जी गए वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती। और उनका इस्तेमाल बिहार में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, उससे नहीं देखेंगे, लेकिन बिहार में भी उनके इस्तेमाल से, और वो टीम वर्क के तौर पे देखिए कि सब लोगों को अलग, देवेंद्र फडणवीस भी गए। अब देवेंद्र फडणवीस को आप कहेंगे कि कितना काम किया नहीं किया, तो वो हिमंता बिस्वा शर्मा भी गए, वो मध्य प्रदेश वाले भी गए, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी गई, तो सबका मिलके 20 राज्यों के मुख्यमंत्री लोग गए थे। तो हाँ, वहां पर तो हर एक का बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है ना, वैसे वो घड़ा भरा है और उसको देखना चाहिए। लेकिन आपने उत्तर प्रदेश की बात की तो मैं सोच रहा हूँ आज 3 लोगों को देख रहा था मैं जिनको बड़े होने का इंतजार है। कौन? एक तो सम्राट चौधरी जी हैं ही, हाँ। जो बड़ा होना चाहते हैं। एक केशव प्रसाद मौर्य हैं, पर्यवेक्षक भी, अपने नेतृत्व में सामने सरकार बनते देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनते देख रहे हैं, उनको भी बड़े होने का इंतजार है। एक धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो भी शायद अपने बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों को मुख्यमंत्री बनना है, तीनों को? नहीं, तीनों को नहीं बनना, तीसरे को तो अध्यक्ष बनना है। तीसरे को भाई, मैं तो दूसरे का भी यही सुना था। हाँ, तो जो भी हो, लेकिन बड़ा होने का इंतजार तीनों दिल्ली में बड़ा होना है, बाकी दोनों को कहाँ बड़ा होना है ये तो पार्टी तय करेगी। अध्यक्ष बनने के लिए भी जिनका विजय जी जिक्र है, एक समय वो भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रख रहे थे। हाँ, लेकिन अब वो तो निकल गई ना, गाड़ी निकल गई है उनकी। तो वो तो जैसे अमित शाह जी कहते थे, पहले एक बार बात होती थी कि जब आनंदीबेन पटेल थी कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बोले नहीं अब वो वक्त निकल गया, अब तो हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। सही बात है, ठीक बात है। देखिए, बिहार में बिहार के प्रभारी थे, सबने अपनी अपनी भूमिका निर्वाह की, लेकिन ये मत भूलिए कि जिसको पूरी नट बोल्ट जिसको कस करके और बिहार के चुनाव को जो दिशा देने का काम किया वो अमित शाह ने किया। और फिर प्रभारियों की भूमिका जो है वो एक, जिसे हम कहते हैं ना, उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि प्रभारी आप देखेंगे 19 दिन तक अमित शाह वहां पर रहे, 19 दिन, और छोटी छोटी मीटिंग से लेकर के बड़ी बड़ी मीटिंग दोनों को एड्रेस किया। इसके अतिरिक्त मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि कोई 22-23 ऐसे लोग थे जो नाराज हो गए थे। 22-23, कुछ लोग तो कहते हैं कि 100 ऐसे लोग थे, और कार्यकर्ताओं तक को उन्होंने कहा क्या चाहिए तुमको, चलो मुद्दे की बात करो, ये नहीं बात करो, मुद्दे की बात करो, ये बताओ क्या मानना क्या है, चलो ये रहा, आगे बढ़ते हैं, कल से चुनाव में काम में लग जाओ। कैसे अमित शाह मानोगे कैसे? मैंने नहीं वो वाला नहीं मानोगे कि नहीं मानोगे? तो मेरा कहना है कि अच्छा, यदि आप वहां पर यदि जाएं, पटना में यदि जाकर के आप बात करें, तो ये बता रहा था कि अमित शाह जी ने पूरी चुनाव की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। यहां तक कि जेडीयू में भी, ये मजेदार बात है, जिनको लगा कि इस कैंडिडेट पे ये कैंडिडेट जो है यहां पर ये कैंडिडेट होगा, हाँ। तो और जेडीयू को वो सीट जा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस कैंडिडेट को जेडीयू में दे दिया। मैं ये जानता हूं, मुजफ्फरपुर में कांटी का सीट, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में था, कांटी जेडीयू के खाते में गई, वो उनको कहा कि अच्छा ठीक है आप उनके यहां से लड़ जाइए। दूसरी तरह एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो आदमी जेडीयू का था, वो कहा कि नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया और अपने टिकट पे लड़ा। तो जिसे कहते हैं ना, कॉम्बिनेशन एक अद्भुत किया उन्होंने। सर, अब मैं पर्चा दूसरा लाया था, आप लोगों ने बदल दिया बीच में सवाल। कोई बात नहीं कि मुझे तो महाराष्ट्र, बंगाल, असम की बात भी करनी थी, लेकिन अब आपने पहले दिल्ली की बात कर दी। भाई साल हो गया सुनते सुनते हमको, बीजेपी का अध्यक्ष अब बनेगा, ये डेडलाइन है, इस तारीख से पहले, इस महीने में। फिर अंत में लोगों ने कहना शुरू किया बिहार के चुनाव के बाद। अब कोई ये ना कहते बंगाल के चुनाव के बाद, बंगाल तक यही चलने दो। भाई इसका कोई, समीर जी क्या खबर है, बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा नया या नहीं? ये प्रश्न सुनते सुनते हम थक गए सर, और जवाब देते देते भी थक गए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब घर में भी आपसे सवाल पूछा, लेकिन मुझे लगता है गलत रहा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष तय नहीं कर पाई। ऐसा नहीं था कि समय नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास, अध्यक्ष तय करने के लिए कोई चुनाव होना
ये कोई ज़रूरी नहीं है, चुनाव तो चलते रहते हैं भाई। अब जब चुनाव के बीच में आप गुजरात की पूरी कैबिनेट दिवाली के पहले एक दिन बदल देते हो बिहार चुनाव के बीच में, तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी को इतना समय नहीं लगा था। लेकिन मुझे लग रहा है कि पार्टी की कोई रणनीति रही होगी लंबे समय तक। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अभी तक नहीं करवाया, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी कुछ वहां सोच रहे होंगे जहां तक हम अभी हमारी सोच नहीं पहुंच रही है। उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई विवाद के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक नहीं चुना होगा। जिस तरीके से अफवाह, तमाम तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय संघ के अंदर मतभेद है, जिसके कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो पा रहा है, ये सब भ्रामक और झूठी खबरें हैं। भारतीय जनता पार्टी जानती है आज थोड़ा ज्यादा नहीं, ये बिल्कुल सही है। आज आप वो बीजेपी वालों का जो खुशनुमा माहौल है उसमें आप भी थोड़ा बह गए मुझे। नहीं, ऐसा नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। या फिर आप ट्विटर पे लिखोगे कहानी सारी? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ भी बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता की बात मोदी जी चाहते और अध्यक्ष नहीं बना पाते होगा, उस पर बताएंगे। तो मुझे लग रहा है समय आ गया इस साल के पहले। मुझे लग रहा है मैं इनको बताने वाला इस साल से 31 दिसंबर के पहले, मतलब ये साल समाप्त होने के पहले आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। सर बात नए साल तक नहीं जाएगी नए अध्यक्ष की, साल जाते जाते नया साल अध्यक्ष मिल जाएगा। इस पे छोड़ देते देखिए, इस पे अरे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। एक लाइन में केवल बोल देता हूं सर कि इस पे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए और न चर्चा का विषय, क्योंकि मेरे हिसाब से मोदी सरकार में या मतलब जो नया इरा है भाजपा का, उसमें अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्थायी। अब आपको कोई एक कार्यवाहक अध्यक्ष चाहिए तो कार्यवाहक अध्यक्ष पर बहस नहीं, ये तो आप व्यंग कर रहे हैं विजय जी। अभी तो आपने कहा सारा अमित शाह जी देख रहे थे। देखिए विजय जी, ये तो व्यंग आप कर, व्यंग के तौर पर आप नहीं व्यंग ही कर रहे, कटाक्ष कर रहे हैं। सच ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि से कोई न कोई तो एक एंकर होता है, हर संगठन के अंदर होता है। यदि आप पहले भैरव सिंह शेखावत जी थे तो राजस्थान के अंदर थे ना, बीरेंद्र सकलेचा अपने समय थे ना। तो वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी के विजन को एक्शन में जो ट्रांसलेट कर रहे हैं और जो चुनाव की दृष्टि से भी जो पूरी चुनाव में सिनरी का जो एंकरिंग कर रहे हैं उसमें अमित शाह। लेकिन इसमें ना तो 10 सेकंड ना तो धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका को आप कम कर सकते हैं, ना विनोद तावड़े की भूमिका को कर सकते हैं, ना CR पाटिल की भूमिका। आप 78 में से 76 बना तो दीजिए, तब तो देखें किसकी भूमिका कम होती है। नहीं, ये जो समीर जी ने पे बात हुई तो अमित शाह ने स्वयं कहा है कि बिहार चुनाव के बाद अध्यक्ष मिल जाएगा। बोला था उन्होंने, ये कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव के बाद मिल जाएगा। तो हम लोग अपनी अमित शाह जी ने कह दिया और अब तो समीर जी ने भी कह दिया। अब तो समीर जी ने कह दिया, मानना ही पड़ेगा हमको। चलिए अब मैं आपको अगली खबर बताता हूं। आज जितने सितारे यहां थे राजनीति के, उसमें से 3 जो थे टिमटिमाते सितारे, वो थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। अब मुझे नहीं पता ये एक ही जहाज में बैठ के आए थे कि नहीं आए थे। वैसे नहीं आए होंगे क्योंकि शिंदे जी तो कल दिल्ली आए हुए थे। तो शिंदे जी कल आए थे दिल्ली शिकायत करने। ये बिल्कुल सच बात बताऊं, समीर जी करेक्ट कर देंगे मैं गलत कह रहा हूं तो। झगड़ा चल रहा है वहां पर खूब महायुति के अंदर, सरकार के अंदर, और झगड़ा सरकार को लेकर नहीं चल रहा है, पार्टियों का झगड़ा चल रहा है। अच्छा, ये बात यहां तक पहुंच गई कि परसों एक कैबिनेट मीटिंग, बीएमसी के इलेक्शन से पहले एक बड़ी कैबिनेट मीटिंग बुलाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, और उसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो पहुंचे, उनकी पार्टी का एक भी मंत्री नहीं गया। आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है, वो तो खुद आए थे। वो सारे मंत्री मंत्रालय में मौजूद थे, सब मंत्रालय में मौजूद थे, लेकिन वो कैबिनेट में नहीं गए। और कैबिनेट की मीटिंग के बाद अलग से देवेंद्र फडणवीस से मिले और उनसे शिकायत की। शिकायत किस बात की? कि आपकी पार्टी हमारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। क्यों कर रही है? जोर प्रलोभन देकर के कर रही है, चुनाव के लिए कर रही है, जो भी बात हो। लेकिन इस बात की नाराजगी एकनाथ शिंदे के अंदर खूब है, उनकी पार्टी में खूब है। उन्होंने ओपनली इसका शिकायत की फडणवीस जी से और यह मामला दिल्ली भी पहुंच गया है। समीर जी, यही बात है या कुछ और भी? नहीं, बिल्कुल एक ये बड़ा कारण रहा है कि जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कॉर्पोरेटर और कुछ संगठन के नेताओं को, खास तौर से जो एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, जो कल्याण डोंबिवली से सांसद है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनके कोई भरोसेमंद लोग थे, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ ज्वाइन कराया। अभी कुछ शिवसेना के कुछ पुराने कॉर्पोरेटर ने इस्तीफा दिया, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के सिलसिले में रत्नागिरी में ये हुआ। ये एक बड़ा कारण रहा था कि भाई हम गठबंधन में साथ साथ है, एक दूसरे की पार्टी में अगर हम सेंध लगाएंगे तो कैसे साथ में मिलकर चलेंगे। इसके अलावा दूसरा बड़ा जो कारण रहा है कि अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं दिसंबर जनवरी के अंदर, तो यह तय हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने यह संदेश दिया है प्रदेश के अंदर कि भाई बीएमसी के अंदर, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो बड़ी कॉर्पोरेशन है
वह हमारा संगठन मजबूत है तो हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, हमें एकनाथ शिंदे के संगठन की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे ने संदेश दिया होगा कि भाई आप लोकसभा में गठबंधन करते हैं, विधानसभा में करते हैं, सरकार में हम साथ में, और फिर आप कॉर्पोरेशन में अलग लड़ोगे तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी अब लगाया जाएगा, फिर सरकार में साथ हम कैसे चलेंगे। तय क्या हुआ है फिर? अभी ये तय हुआ, मुझे लगता है अमित शाह जी ने शायद ये उनसे कहा है कि नहीं, गठबंधन में आप बने रहेंगे और बड़े कॉर्पोरेशन में भी एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चलेंगे। और देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को कहा है कि जो तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है वो संगठन से मैं कहूंगा ये नहीं होना चाहिए, मिलकर चलना है, एक दूसरे की पार्टी में सेंध लगा है। तो मुझे लग रहा है तो विवाद था फिलहाल रोकने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, मैं तो कल हैरान रह गया, टीवी पर बैठकर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता खुलेआम मजाक उड़ा रहे थे राहुल गांधी का। मजाक मतलब मजाक कर रहे थे कि हमने तो उनको प्रधानमंत्री बनाने का सोच लिया था, लेकिन अब क्या करें, उन्होंने अपनी भी लुटिया डुबोई, अब तो तेजस्वी यादव की लुटिया भी डुबो दी। ये व्यंग, ये तंज टीवी पर हो रहे थे राहुल गांधी के लिए। तो मतलब गठबंधन टूट गया, वो तो बिखर गया है। घोषणा कर दी कांग्रेस ने 4 दिन पहले घोषणा कर दी है कांग्रेस ने कि हम महाराष्ट्र के जो चुनाव है हम अलग लड़ने वाले, हमारा गठबंधन से कोई हिस्सा नहीं है। शरद पवार हमारे साथ रहेंगे कि नहीं हम बाद में तय करेंगे, उद्धव ठाकरे के साथ हमारा गठबंधन ये तो एक टैक्टिकल वो बात होती है कि इस चुनाव में हम अलग लड़ रहे हैं, लेकिन जिस स्तर पर जाकर राहुल गांधी के खिलाफ बातें कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के लोग, सर वो तो मतलब ऐसा लगता है कि खत्म ही हो गया। उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया ना सर कि अब राहुल गांधी के सर रहेंगे तो बच्ची कुछ राजनीति भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बताइए, मजाक उड़ाने का, आनंद लेने का हास्य का अवसर मिले तो कोई छोड़ता है क्या? कोई नहीं छोड़ता है भाई। तो वही शिवसेना वाले भी कर रहे हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का तरीका सचमुच गजब है। कई बार ये ऐसे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उससे कुछ गड़बड़ हो जाए, हर बार आशंका लोग करते रहते हैं। अब एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि एक साथ हम चुनाव लड़ें, वहां बाल ठाकरे की स्मृति में जो कार्यक्रम होगा उसकी जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष उद्धव जी। तो भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका बहुत स्पष्ट है। अब इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि एक दूसरे के साथ वो संतुलन की भी नाराजगी है शायद। होगी ही, क्यों नहीं होगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी तो यही कहते हैं ना कि मैं बाला साहब ठाकरे और आनंद दीघे का कार्यकर्ता हूं, वो भी तो उसी राजनीति की बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा ने ये बेहतर काम किया। कोई कुछ भी कहे, लेकिन उद्धव ठाकरे अगर बाल ठाकरे की कोई भी ऐसी समिति बन रही है उनकी याद को करने के लिए, उनके कार्यक्रम का, और उसमें नहीं हो तो ठीक नहीं। और तो मुझे यही लगता है कि ये बीएमसी चुनाव के पहले जो रणनीतिक मूव है वो बीजेपी चल रही है और उसका असर आप देख रहे हैं। देखिए, अब दूसरी खबर मैं आपको बताता हूं। देश में जो 12 राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा था बिहार के बाद, वे बिहार से चुनाव आयोग बहुत खुश है कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है। अलग अलग राज्यों में 50 करोड़ फॉर्म बांटे जा चुके हैं। 50 करोड़ 35,85,000 फॉर्म जो हैं वो बांटे जा चुके हैं। इसमें पश्चिम बंगाल के अंदर, मतलब ये जो टोटल काम करना है इन राज्यों में, उसका 98.79% काम पूरा हो चुका है। मतलब लगभग 99% फॉर्म बढ़ चुके हैं। और इसमें से यही आंकड़ा लगभग 100% पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में भी 99% से ज्यादा, तमिलनाडु में भी ऐसे 95% से ज्यादा, राजस्थान में 99% से ज्यादा फॉर्म बट गए। मतलब पहला चरण जो होता है एसआईआर का वो पूरा हो गया, फॉर्म मतदाता तक पहुंच गया है, अब वो फॉर्म भर के उसको वापस देगा। लेकिन इसके पीछे जो अब राजनीति हो रही है वो देखिए। कांग्रेस पार्टी, हमने आपको बताया था, ऐलान कर दिया, वो अभी भी एसआईआर पे अटके। राहुल गांधी को लगता है कि अब यही है मेरा मुद्दा, यही है, वोट चोरी मेरा मुद्दा है, एसआईआर मेरा मुद्दा है। वो रामलीला मैदान में अब रैली करेंगे। डेट नहीं बताई अभी तक, लेकिन अब कहा है कि हम करेंगे रैली दिसंबर के फर्स्ट वीक में शायद। सर, लेकिन पहले भी एक बार कहा था हम महंगाई पे या किस पर रैली करेंगे, दिल्ली में करेंगे, फिर कहा राजस्थान में करेंगे, वो रैली हुई नहीं। 2 बार डेट देकर के वो रैली ही नहीं हुई। इस बार भी देखिए कि वो होती है कि नहीं होती है। लेकिन ममता बनर्जी ने इसको बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। अब ममता बनर्जी अब ये कह रही हैं कि ये जो एक्सरसाइज चुनाव आयोग करना चाह रहा है 2-3 महीनों के अंदर, ये इस काम में बहुत लंबा वक्त लगता है। और उन्होंने इतना ज्यादा दबाव डाल दिया है बीएलओ के ऊपर, बीएलओ ही करता है ये काम। तो उन्होंने कहा 28 लोगों की मौत हो गई है अभी तक, एक ने तो खुदकुशी कर ली है। वो कह रही हैं कि ये चुनाव आयोग के काम, जबरदस्ती काम कराने का, कि नहीं ये काम 2 महीने में हमको खत्म करना है। उनका मानना है इस काम को करने के लिए आप साल भर लेते। भूमिका सारी ये बन रही है कि बिहार के अंदर ये बीएलओ, ये एसआईआर का काम ना हो। और अगर हो, वो रोक तो पाएंगी नहीं, लेकिन फिर वो ये कहेंगे कि बहुत जल्दबाजी में किया गया, और जल्दबाजी में किया तो इतने लोगों के नाम काट दिए, इतने लोगों के फर्जी वोट बना दिए। उसकी भूमिका जो है वो पूरी तरीके से बंगाल के अंदर तैयार हो रही है। सर देखिए, ममता बनर्जी उनको लगता है बिहार से सब मिल गया होगा निष्कर्ष कि उनका भविष्य क्या है।
यदि SIR सही मामले में होती है बंगाल के अंदर और बंगाल में फेयर चुनाव होता है, बिना डर के वातावरण में चुनाव होता है, तो उनको भी ये पता है कि बंगाल की राजनीति से वो गायब हो जाएंगे। कम से कम वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आएंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वोटों के प्रतिशत में बढ़ा, नंबर जो विधायकों की संख्या थी उसमें एक जंप आया, और आज के दिन में बंगाल की राजनीति पर बांग्लादेश में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वहां पर एक हिंदुओं का एक पोलराइजेशन, जबरदस्त तरीके का पोलराइजेशन देखने को बंगाल के अंदर मिल रहा है। दूसरी तरफ SIR के अंदर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि ऐसा होता है तो 1.5 लाख, कम से 1.5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान हो सकता है कि उनको मतों से वंचित हो जाए। ऐसी स्थिति में, क्योंकि अभी तो फॉर्म दिए गए हैं, फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट के साथ आपको लौटाना भी है, उन डॉक्यूमेंट्स का परीक्षण भी होगा, और इनमें से जो लोग वाकई यदि देश के नागरिक नहीं होंगे, या जिनको फेक सर्टिफिकेट के आधार पर या फेक एड्रेस के आधार पर, फेक राशन कार्ड के आधार पर जो सिटीजनशिप दिया गया है, यदि वो प्रश्न के दायरे में आएगा, तो यकीन मानिए बंगाल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग होंगे, हो सकता है वो बहुत बड़ी लौटाएंगे तादाद नहीं। में सर फॉर्म वापस ही नहीं आएंगे। मैं वही कह रहा हूं, मैं उसी बात पर कह रहा हूं कि 1 करोड़ से, अब विजय जी परसों कह रहे थे कि 42 लाख या 65 लाख के अंदर में कितने घुसपैठिए पकड़े गए, उसका जवाब अमित शाह जी ने पटना में दिया था। आपको अगला एक राज्य बताया तो जुड़ी हुई सारी खबर है, आसाम में इस चरण में SIR हो ही नहीं रहा। वो एक स्पेशल केस है, दूसरा मामला वहां पे चलता है, लेकिन आसाम में मुद्दा कांग्रेस का यही है। वहां बीजेपी की चैलेंजर कांग्रेस, ये 2 टर्म से बीजेपी की सरकार वहां बनी हुई है। कांग्रेस कमेटी के वहां के अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई, ये सांसद भी हैं। गौरव गोगोई साहब ने कहा कि अगर बिहार में फेयर इलेक्शन हुआ तो हम जीतेंगे और बीजेपी हारेगी। अब उनकी फेयर इलेक्शन की डेफिनेशन सुन लीजिए। उन्होंने कहा अगर चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर यूपी बिहार के फर्जी मतदाता ना बना दिया आसाम में, तो हम जीत जाएंगे। अगर असम के लोग वोट देंगे तो हिमंत बिश्वा शर्मा जी का हार निश्चित है, लेकिन अगर बीजेपी यूपी और बिहार से अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर असम में वोट दिलवाएंगे, वोटर लिस्ट में उनका नाम घुसाएंगे, तभी जाके हिमंत बिश्वा शर्मा जी अपने आप को बचा सकते हैं, या थोड़ा बहुत भी उनके पास उपाय हैं। तो हम असम के लोगों को चौकन्ना होने के लिए हम ललकार रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। अब अभी ये बयान चला, त्रिपाठी जी बोले कि मुमकिन है क्या कि मतलब कोई इतने लोग दूसरे राज्य से ले आए। मैं कह रहा हूं चलिए, एक तो ये पहली बात हो ही गई। आप ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी के पास इतने लाखों करोड़ों लोग हैं, हाँ, नहीं, यूपी बिहार में, जिनको वो वहां भेज सकती है। चुनाव में आप तर्क देखिए किस किस तरह के ना, कि उत्तर प्रदेश से लोगों को ले आए, दिल्ली में जो बिहारी हैं उनको ले गए, मतलब इतनी स्ट्रेंथ है। हरियाणा से ट्रेन चलवा दी, ये बात केजरीवाल जी ने भी कही थी। केजरीवाल ने भी कही। फिर क्या कहा कि वो जो जीविका दीदियां हैं वो सब उनके लिए वोट डलवा रही थी। अब अगर 1,60,000 या 80,000 जीविका दीदियां वो सिर्फ भाजपा और नीतीश के लिए वोट डलवा रही, तो आप भी जरा सोचिए कि आपकी कोई वैल्यू क्या है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, बंगाल इतना आसान नहीं है। ठीक, वो हमने कल भी बात की थी। बहुत स्ट्रांग है। ये गोगोई जी की बात पर क्या कहें? गोगोई एक मजबूत लीडर है कांग्रेस के। यदि कांग्रेस उनको सपोर्ट करती है तो कांग्रेस वहाँ पर चुनाव लड़े। मुझे लगता है कि गोगोई वहाँ पर ताकतवर लीडर है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा भी उतने ही मजबूत मुख्यमंत्री हैं। यदि देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुख्यमंत्रियों में, तो हिमंत बिस्वा शर्मा ज़्यादा मजबूत हैं, और वो कितना पोलराइज कर सकते हैं इलेक्शन, उसका काउंटर कितना गौरव गोगोई कर सकते हैं। वहाँ पर पोलराइजेशन का काम हिमंत बिस्वा शर्मा टक्कर देते हैं आपको लगता है हिमंत शर्मा? कांग्रेस की ठीक ठाक सी स्थिति है, लेकिन वो चुनाव ही यदि ठीक से नहीं लड़ते, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस संगठन कितना उसको चुनाव को लड़ती है वहां पर, ठीक है, उससे तय होगा। बात करते हैं अब जैसा भी हमें पड़ोसी दिया भगवान ने उसकी, पाकिस्तान की। भारत में धमाके हुए, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, 15 लोगों की जान चली गई, और दिल्ली धमाकों के बाद पाकिस्तान में जिस किस्म का पैनिक है उसकी तो बात हम लोग लगातार करते हैं। वो बयान भी मैं आपको आके दिखाऊंगा, उनके रक्षा मंत्री जो है टीवी पर बैठकर कैसा अपना डर जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ख्वाब में इनके ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो इनको दिखाई देता है। दूसरा, इनको अफगानिस्तान की तरफ से भी बार बार ये लगता है कि कभी भी ये तालिबान वाले भारत के कहने पर, क्योंकि अब ये भारत के रिमोट से चलते हैं, तो हमारे ऊपर हमला कर देंगे, और भारत की वजह से कई मोर्चों पर हम लोग घिर गए, ऐसा पाकिस्तान को लगता है। अब लेकिन आप सुनिए, इसके बाद जो
इनके देश की जहनियत है इस वक्त जो बना दी गई है, जो इनके देश के नेताओं का जो जिस किस्म की मानसिकता बन चुकी है, उसका सबूत कैसे ये खुलेआम देते हैं और कहां देते हैं? अपनी संसद के अंदर, अपनी विधानसभाओं के अंदर। ऑपरेशन दिल्ली के धमाकों को लेकर अभी तक भारत ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। हम में से यहां किसी नेता ने नहीं कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। सब जांच हो रही है, अभी जांच होगी, जांच के बाद देखेंगे क्या आता है, यही बात हुई है। भारत ने केवल इतना कहा कि भाई जो भी इसके पीछे है उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को केवल कहा है। लेकिन वहां पर पीओके में जो एक पूर्व इनका प्रधानमंत्री था, वो खड़ा होकर कह रहा है कि देखिए हमने तो ऊपर वाले के करम से जो करके दिखा दिया जो हम कह रहे थे। हमने लाल किले में, दिल्ली में धमाका करा दिया, हमारे लोगों ने जाके धमाका कर दिया। इससे बड़ा कबूलनामा और दुनिया को क्या चाहिए? और इसके बाद भी दुनिया और खासकर अमेरिका, ट्रंप ये कहें कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान हमारा बहुत अहम साझेदार है, और आसिम मुनीर को वो कहें कि ये बड़ा कमाल का लड़ाका है, बड़ा कमाल का फील्ड मार्शल है। पाकिस्तान अब उस हद पर जा चुका है जब वो कहीं किसी आतंकवादी घटना को जो उसके लोग कराएं, वो उसको एक मेडल की तरह लेता है। गलत तो उसमें कुछ गलत हो मानना तो छोड़िए, उससे शर्मिंदा होना तो छोड़िए, या उसको छुपाना तो छोड़िए। अगर अंदर खाने खुश भी है तो वो अपनी खुशी जाहिर करता है कि हमारे लोगों ने दूसरे देश में जाकर बम धमाका किया। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन आप सुनिए उसको कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा, और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। और आप देखिए बयान देते हुए कैसे इसके चेहरे पे जो है एक मुस्कान सी भी आई कि लाशों की गिनती पूरी नहीं हुई, और अल्लाह के फजलो करम से हमने वो काम वहां पर कर दी। पर फिर सुना दीजिए इसका बयान कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा, और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। अब इसके बाद कौन सा सबूत चाहिए भाई दुनिया को? और मैं तो कह रहा हूं भारत को इसके अलावा इसके बाद और क्या प्रमाण की आवश्यकता है? ये तो कबूलनामा है। त्रिपाठी जी नहीं, देखिए पाकिस्तान के जो, चाहे आप उनको सांसद कह लीजिए, चाहे आप उनको सेना में शामिल लोग कह लीजिए, चाहे उनके जिस भी तरह के लोग हैं, उनके बोलने का बस एक ही है, भारत को हमने कहीं जाकर पीट दिया। जिसको कहते हैं ना कि इस ख्याल से उनको गुदगुदी आती है। उनको लगता है कि ये हमने कर दिखाया। हर बार वो पिटते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अच्छा चलो और कौन सा तरीका होगा, तो वो इस तरह की घटनाओं पर खुश होते हैं। अब इसमें तो कहीं कोई संदेह ही नहीं है, लेकिन भारत सरकार रिएक्ट करेगी तो जाहिर है कि वो कुछ तार जोड़ेगी, कुछ प्रूव होंगे, क्योंकि कल को ये होगा क्या कि वो साफ साफ कह देंगे कि अरे ये तो किसी ने बोल दिया, हमसे इससे क्या लेना देना है, सरकार का तो स्टेटमेंट है नहीं। तो ये आप इसको इस तरह से देखिए कि एक सरकार को और वजह मिल गई, लेकिन भारत सरकार को जब उस पर कहना है कि पाकिस्तान ने इसको किया है, तो उसको पूरी तरह से एविडेंस जुटाने होंगे, जिसमें हमारी एजेंसियां लगी हुई हैं, और उसके आधार पर इसको जोड़ते हुए बात कही जाएगी। और सोचिए जरा, कैसा मुल्क है ये, किसी जगह पर कोई आतंकवादी घटना हो रही है, सुसाइड बॉम्बर है, हिंदू ही नहीं मुसलमान भी मर रहा है, और ये खुश हो रहा है। ये इस्लामिक रिपब्लिक है, ये मुसलमानों का मुल्क है। मुसलमानों का मुल्क मुसलमानों के फट जाने और मुसलमानों को मार डालने, उस पर खुश हो रहा है। ऐसे वाहियात घटिया लोगों पर मुझे लगता है कि दुनिया को सोचना तो चाहिए, लेकिन शायद सबके अपने सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर पीओके का अब नहीं रहा, पहले था। हाँ, लेकिन ये तो वहां पर पाकिस्तान में भी जैसे मारे जा रहे हैं, बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उस पर भी चलता है। और इसको मैं थोड़ा सा एक करेक्शन करना चाहता हूँ, वो ये कबूलनामा नहीं है, वो तो ये मेडल के लिए करते हैं। उनका इसी में खुशी है, जैसे वो हर्ष जी ने कहा ना कि गुदगुदी होती है, तो वो मेडल हासिल करने के लिए लाल किला, फिर वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो उनको वो भी सुनना चाहिए था कि जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए पाकिस्तान की सरकार ने बोला है, मुनीर साहब ने बोला है कि कैसे
भारत की सेना ने, शहबाज शरीफ ने बोला ना कि पाकिस्तान भारत की सेना ने कैसे किया, और मैं स्विमिंग के लिए जा रहा था। जो भी स्थितियां थी उनमें वो गए थे और वो सारी पिटाई हुई है, तो वो समझना ये मेडल के तौर पर वो है। और भारत को आप दूसरी तरफ देखिए कि उन्होंने कहने में तो बयान तो दे सकते हैं ना, कोई पॉलिटिकल बयान, लेकिन उन्होंने जब तक कि इस पूरे मामले को ठीक से तार नहीं जुड़ जाए तब तक किसी बात की चर्चा नहीं की है। उसको भी समझना चाहिए, एक फर्क आपको देखना चाहिए। लेकिन इनको डर दो तरफा है ना सर, इनको भारत का तो डर रहता ही है, दूसरा अब इनको अफगानिस्तान का भी डर है। और अफगानिस्तान की तालिबान की फोर्सेस का खौफ ऐसा है कि पाकिस्तान की सेना रह रह के कांप जाती है कि कब ये लोग लड़ा के आ जाएंगे। उसे तालिबान का खौफ उसको खाए जा रहा है। वहां का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उसने कहा कि अफगानिस्तान जो भी कर रहा है उसके पीछे इंडिया है, और ये भी कहा कि हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि कभी कोई बॉर्डर इंट्रूजन जो है वो अफगानिस्तान कर दे, और मैं इससे भी इनकार नहीं करूंगा कि हमारी भारत के साथ कहीं फुल फ्लेजेड जंग आने वाले वक्त में शुरू ना हो जाए। अब ये भारत को लेकर के कभी कहते हैं कि वो लड़ाई का रिस्क नहीं लेगा, कभी कहते हैं कि हमारी जंग कभी भी हो सकती है। और अफगानिस्तान देखिए इस बीच में क्या कर रहा है, और ये अफगानिस्तान में जो हो रहा है इनके साथ, पाकिस्तान के साथ, भाई आपने ही पैदा किया उसको, तालिबान को तुम सत्ता में लेकर के आए, तुम ही लोग लेकर के आए, और तुम ही लोग खुश भी हो रहे थे। अफगानिस्तान अपनी सेनाएं जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा रहा है, उसकी तस्वीरें अफगानिस्तान से आ रही हैं ऐसी तस्वीरें। तालिबान की आर्मी के टैंकों की गड़गड़ाहट पाकिस्तान को परेशान कर रही है, और उसकी ये टैंक, उसकी बख्तरबंद गाड़ियां, ये सब ड्यूरंड लाइन पर पहुंचाई जा रही हैं जो इनका बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। और एक तस्वीर तो और मैं देख रहा था, वो दूसरी एक टैंक वाली और ये टैंक जो है इनके पास, अब तालिबान के पास कौन सी इंडस्ट्री लगी है जो वो टैंक बनाएगा? ये सब सोवियत ज़माने के टैंक हैं, जब सोवियत यूनियन वहाँ से भागा था तो अपने टैंक छोड़ गया था। कुछ बाकी हथियार अमेरिका भागा तो वो छोड़ गया। लेकिन अब ये मैं देख रहा था एक पोस्ट, ये देखिए इस तरीके से ये जो टैंक जो है फायरिंग रेंज में खड़े होकर फायर करें। एक बार दिखा दीजिए, तालिबान के टैंक हैं ये जी नहीं। और वो पोस्ट में ये बताया था किसी अफगानिस्तान के पत्रकार ने कि ये टैंक रिफर्बिश किए हैं तालिबान ने, इनको एक तरीके से रिन्यू कर दिया है। तो मतलब वो अब कोई पैदल फौज नहीं है वैसी जैसी हुआ करती थी 90 के दशक में तालिबान लड़ाकों जैसी। देखिए फिर भी जहाँ तक शक्ति संतुलन की बात है वो पाकिस्तान के पक्ष में जाता है। उसके पास एयरफोर्स है, इनके पास एयरफोर्स नहीं है। नेवी के तो बाहर, नेवी तो खैर अफगानिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये बात सही है कि भारत अफगानिस्तान और ईरान तीनों को मिला करके चाहता है कि किसी भी तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान को दूसरी वाली तस्वीर लगा दी तंग कर किया जा सके। जैसे उन्होंने कहा ना कि भारत के अंदर जो टेररिज्म है उनको वो बोलते हैं कि लो इंटेंसिटी वार, हमारा खर्च भी नहीं पड़े, हम सीधे जंग में जाते हैं तो हमको ब्रह्मोस से पीट दिया जाएगा, हम सीधे जंग में जाते हैं तो हमारे एयरप्लेन्स मारे जाएंगे, हमारी इकोनॉमी बर्बाद होगी। तो उन्होंने जो 1000 कट्स का सहारा लिया, लो इंटेंसिटी वॉर का यूज़ किया कि हम टेररिज्म के सहारे आपको निडिल करते रहेंगे, आपको दुखी करते रहेंगे, आपके यहाँ बम विस्फोट करते रहेंगे, हम उड़ाते रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाते रहेंगे, लोगों को मारते रहेंगे। अफगानिस्तान के मैं नहीं जानता कि भारत सरकार कर रही है, लेकिन अफगानिस्तान उनके साथ वही कर रहा है जो वो भारत के साथ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि जो अफगानिस्तान कर रहा है भारत उससे करवा रहा है। मेरी जानकारी नहीं है भारत करवा भी रहा हो, यदि नहीं करवा रहा है तो उसे करवाना चाहिए, क्योंकि जिसे हम कहते हैं ना टिट फॉर टैट। हम भी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ईरान के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे संबंध नहीं है। ईरान भी कहीं ना कहीं जरूर मोर्चा खोलना चाहेगा, क्योंकि उसको भी उसके पुराने अकाउंट उसके साथ सेटल करने बाकी हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान आज बुरी स्थिति में है। जिस चाइना का वो सहारा लेना चाहता था, चाइना ने भी एक तरीके से कहीं ना कहीं डिस्टेंस अपने आप को किया है जब से अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान में बढ़ा है। वो सीपेक इन्वेस्टमेंट तो रुक गई है, सीपेक इन्वेस्टमेंट रुक गई है। और उससे जो मुझे जानकारी में आई है कि जो आर्म्स की जो सप्लाई वगैरह थी
उस पर भी उन लोगों ने कहा कि जो हमने डेट दिया था आप पहले उसको लौटाइए, उसके बाद हम ये सप्लाई करें। और ये अफगानिस्तान की तालिबान की तैयारियां, जंगी तैयारियां आप देख रहे हैं, और इस बीच इनका जो ट्रेड मिनिस्टर है वो भारत में है। कल हमने आपको खबर दी थी, कल वो दिल्ली में ट्रेड फेयर में गए हुए थे। अफगानिस्तान तालिबान का जो ट्रेड मिनिस्टर है वो यहाँ गया हुआ था। तो भारत और तालिबान के बीच सरकार के स्तर पर संबंध लगातार जो है वो बढ़ रहे हैं, और ये पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। ऊपर से तालिबान का ये रवैया। लेकिन पाकिस्तान, कभी आपने किसी देश के अंदर ये नहीं सुना होगा कि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री अपनी देश की सेना को कहे कि यार ये तो हमारा ही खून बहाती है। इम्पॉसिबल है। कोई नहीं, और कोई आम कोई सेना जुल्म करती है, आम आदमी बोल देता है, लेकिन उसी देश की सरकार में कोई मुख्यमंत्री बोले इस बात को, ये पाकिस्तान में होता है। पीओके में मुनीर की सेना की उल्टी गिनती शुरू हुई और अब वहां बगावत हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो वहां मुनीर की आर्मी का विरोध हो रहा है। यहां आसिम मुनीर की सेना बेकसूर लोगों को मारती है। खैबर पख्तूनख्वा में वहीं टीटीपी पैदा हो रहा है, बलूचिस्तान में मारती है। गोली चलाना, अगवा कर लेना, मारकर सड़क किनारे फेंक देना, कब्र खोद कर लाशें दफना देना एक साथ, कई सारी महिलाओं के साथ जुल्म ज्यादती करना, ये सब कुछ इन राज्यों में हो रहा। अब आप ये ज़रा ये तस्वीर आप देखिए, ये खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर है जहाँ से ये टीटीपी पैदा होता है, लड़ते हैं, और यही अफगानिस्तान इसी केपीके को ही चाहता है। ये यहाँ पर पश्तून लोग रहते हैं, वो कहना है कि ये हमारे ही लोग हैं। यहाँ जो आदमी तकरीर कर रहा है ये केपीके का मुख्यमंत्री है, ये उसका जलसा है, और ये जलसा जो है ये टीटीपी के खिलाफ नहीं कर रहा, ये अपनी सेना के खिलाफ कर रहा है। केपीके का मुख्यमंत्री इमरान खान की पार्टी का है, और ये कह रहा है कि तुम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का खून बहाओगे, सिंधियों का खून बहाओगे, बलोचों का खून बहाओगे, तो जब तुम्हें खून की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जब तुम कभी सच में किसी के साथ जंग करोगे, तो जब तुम्हें खून की ज़रूरत पड़ेगी तो खून कौन देगा तुम्हें? ये क्राइम है। आप लोग बदमाशी कर रहे हो, आप लोग मेरे मासूम लोगों का खून चूस रहे हो। ये कोलेटरल डैमेज नहीं होता, तुम इंटेंशनली मेरे लोगों का खून चूस रहे हो। बहालो खून सड़कों पे मेरे मासूम पठानों का, मासूम पंजाबियों का, मासूम बलोचों का, मासूम सिंधियों का, मासूम कश्मीरियों का, मासूम गिलगित बल्तिस्तानियों का। मगर इतना बता दो तुम कि वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा? तो फिर हम डरे क्यों? क्यों डरे हम? इंशाल्लाह ताला अपने हक के लिए खड़े होंगे, खड़े होंगे, खड़े रहोगे। ये एक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी सेना को गालियां दे रहा है वहां खड़ा होकर, समझिए। देखिए पाकिस्तान में क्या हालत है। आसिम मुनीर इतने सर्वोच्च पावरफुल आदमी बन गए और उसकी वो खुशी का भी इजहार नहीं कर पा रहे। उन्होंने भी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने का तय किया था, उनको जब ये सब मिला है तो उन्होंने अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज तय की थी, और अभी इसी मंथ एंड में पार्टी होने वाली थी। लेकिन उनको एक खबर लगी कि सेना के अंदर जो कई बड़े ब्रिगेडियर है, जो बड़े पदाधिकारी पोस्ट पे, जिन्हें लग रहा था कि भाई आसिम मुनीर के बाद कोई बनेगा, उसके बाद उनका नंबर लगेगा सेना प्रमुख के रूप में, तो सेना के अंदर भी एक बड़ा असंतोष है आसिम मुनीर को जिस तरीके से आजीवन बना दिया गया, जिस तरीके से वो सेना को और देश को चला रहे हैं। तो आसिम मुनीर ने अभी कल ही अपने अधिकारी को बोला है कि वो पार्टी कैंसिल कर दो। उन्हें लगा कि इस पार्टी के अंदर कोई आएंगे नहीं या कुछ इस तरीके से बातें होंगी, तो उन्होंने पार्टी कैंसिल कर दी। तो आसिम मुनीर को अपनी सेना से भी डर है कि कहीं सेना में मेरे खिलाफ बड़ी बगावत न हो जाए। जिस तरीके से इमरान खान की पार्टी वहां पर कर रही है, वकील जिस तरीके से वहां पर पैदल मार्च कर रहे हैं, जज जिस तरीके से इस्तीफा दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जैन जी जिसे कहा जा रहा है, अब वो सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है और प्रदर्शन कर रहा है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो नेपाल में होता है उससे बड़ा उपद्रव पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। वकीलों का प्रोटेस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल, वकीलों ने इस्तीफा दे दिया। वैसे 16 वकील थे, 6 वकील इस्तीफा दे चुके, उसमें से तो आधे से ज्यादा वकील चले गए। बाकी जो जज है वहां पर 16 में से जज, बाकी लोग लंबी छुट्टी पर चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट लगभग वहां काम करना बंद कर चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि आसिम मुनीर के लिए बहुत बुरा दौर है। उन्हें लग रहा होगा कि वो सर्वोच्च शक्तिशाली बन गए। अब उनके खिलाफ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है कि आप बलूचिस्तान में अपने ही लोगों पर गोली चलवाते हो, आप जिस तरीके से अफगानिस्तान से आप लड़कर उन्होंने व्यापार बंद कर दिया, तो अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उसकी भी बात करेंगे सर। दूसरा, इमरान खान जेल में है, इमरान खान की पार्टी के करोड़ों वहां पर समर्थक हैं। वो लोग एक बार, क्योंकि आपने इतना मारा उन लोगों को 4 साल पहले कि वो चलो अभी तो खामोश हो गए,
लेकिन अब आप ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इमरान खान की बहनों को मारा, मतलब बेशर्मी की हद हो गई। ये इमरान खान खुद ही 70 साल की ऊपर उम्र है उनकी, तो ये तो उनकी बड़ी बहनें हैं, 75 की है। इमरान खान की बहन पर इन्होंने मुनीर के कहने पर इनकी फोर्सेस ने हमला किया। ये जेल जाती हैं, अडियाला जेल में इमरान खान को रखा गया है, शायद रावलपिंडी में जेल है, तो वहाँ वो उससे मिलने के लिए जाती हैं, तो कभी मिलने नहीं देते। फिर ये एक बार मिलने जा रही थी, बाहर इनको रोक लिया गया और इनकी बहनों को सड़क पर घसीटा गया, घसीट घसीट कर पीटा गया। अब ये रोते रोते बता रही हैं कि इनके साथ क्या हुआ। सेना के बूट से मारा है सर। घसीट रही थी वो औरतें बेगैरत। तुम लोग ये मरियम नवाज के साथ करके देखो बच्चों, सड़क पर घसीट रही थी ये औरतें। ये तो हमने जाकर इन्होंने पैरों से दांव पकड़ा होता तो ये घसीट के ले जा रहे थे। इमरान खान की बहनों से पूरा पाकिस्तान माफी मांगता है, लेकिन इस तरीके से कभी भी किसी तारीख में नहीं घसीटा, वो भी नौरीन आपा जो तारीख है कि अडियाला जेल में सबसे ज्यादा माओ की तरह जिस तरह ये प्यार करती है। तो ये हो रहा है वहां पर, और एक हद आ जाती है, उसके बाद फिर आप किसी को कितना भी दबा लें, कितना भी उसको डरा लें, फिर उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। और इमरान खान के परिवार के साथ, बहनों के साथ ये हुआ है, तो ये भी, इसका भी कुछ ना कुछ असर तो वहाँ पर सड़कों पर आपको दिखाई देगा। लेकिन आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पाकिस्तान में जो हुई आपको मैं दिखाता हूँ, ये भी कहीं और नहीं हो सकती, सिर्फ पाकिस्तान में। बेशर्मी की हद है। हालत ये है कि वहाँ का गृह मंत्री, ये ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, ये एयरपोर्ट जाकर लोगों के वीजा चेक कर रहा है। आप कहेंगे गृह मंत्री का वीजा से क्या मतलब? इसके साथ ऑफिसर्स वगैरह सब हैं, ये एक एक आदमी का वहां जाकर वीजा ले रहा है, हाथ में पासपोर्ट लेके वीजा चेक करता है। अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा तुम कतर जा रहे हो, क्या काम करने के लिए जा रहे हो? वहां बहुत सारे लोगों को जिनके पास वैलिड वीजा है, उनको एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की लाइन से खड़े होकर के बाहर निकाल दिया गया, और उनका, कई लोग तो जहाज में थे, उनको डिपोर्ट कर दिया गया कि नहीं तुम नहीं जाओगे। उसके बाद वीजा है, किसी देश जा रहा है, क्यों? उसमें आपको इसकी वजह ये है कि ये लोग बाहर जाते हैं, कोई इनको वहाँ से स्पॉन्सर कर देता है, फिर वहाँ जाकर या तो ये लीगल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, कोई जाके भिखारी बन जाता है, और उसके बाद फिर वो जो होम कंट्री है वो पाकिस्तान को ताने मारता है, पाकिस्तान को उलाना देता है। आपको मालूम है सऊदी अरब ने तो बैन लगा दिया है कि पाकिस्तान से कोई आदमी, कोई भिखारी जो है वहाँ नहीं जाएगा। जहाज के अंदर लोगों ने भीख मांगना शुरू कर दिया था, जो सऊदी अरब और यूएई की तरफ पाकिस्तान से जहाज जाते हैं। लेकिन आप देखिए, ये बड़ी बहुत ही मतलब अजीब व गरीब सी चीज़ है। ये दिखा दें जरा पूरा, जो ये मोहसिन नकवी कह रहा है और चेक कर रहा है कि जी आपने बंदा भेज दिया इसकी तरफ। इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है पाकिस्तान का कि नहीं? जी सर, पाकिस्तान का बना हुआ है, उनको जाके लेना है। इसके बाकी डॉक्यूमेंट क्या लाइसेंस है? तो लाइसेंस के बगैर कैसे जा रहे हो? ड्राइवर का नहीं यार, यहाँ का लाइसेंस है, यहाँ का लाइसेंस ही कैसे जाते हो? गाड़ी चलाते रहे हो यहाँ पे? कोई 8 लाख जी यार, किस चीज़ का? ये खरीदने का, ये वीज़ा खरीदने का? ये किस कंपनी ने दिया है? जो कंपनी है ना बेचती नहीं है अभी, ये यहाँ बेचा होगा, इसने खरीद लिया, और वो कहते हैं उधर आ जाओ, आके फिर देखेंगे क्या उसका। तकरीबन 20+ हज़ार बनता है सर, ऐसे ही उसमें के वीज़ा ऐसे ही। ये कंपनी वहाँ पे ये सर कंपनी कतर की है, सारा कुछ ओके। इसी पर वो इतराज़ करते हैं, उन्होंने अपनी अनामनी बनाई है, हम बात नहीं करते कतर से। ये वीज़ा जेन्युइन आया है, ये जा भी जेन्युइन रहा है, लेकिन वहाँ ये आज़ाद होगा, जिसके ऊपर कतर हमें कहेगा कि जी आपने बंदा भेज दिया इसकी तरफ। इसी तरह से लाइसेंस के बगैर तो आप जा ही नहीं सकते। मैं यही कर सकते हैं, हम पैसे वापस दिला देंगे आपको, पैसे सारे वापस दिला दो, वो दे देंगे आपको पैसे, अब एक और वीजा वाले, इस एक और वीजा जिसको मिला है उसको उतार दिया जहाज से, उसकी बात भी सुना दीजिए। 4 हफ्ते तस्लील होते हैं, अपलोड करके गेट देंगे बंदे। सियालकोट गए हैं, उन्होंने भी क्या जी लाहौर जाके पवो, इतना तुम नहीं बह सकते। और दूसरी टिकट साड़ी अज भी कैंसिल हो जानी, टिकट वजह चीज ना रीजन लेके देंगे, तुम्हारा डॉक्यूमेंट खराब है, असं जिम्मेदार हाँ, कागज खराब है, असं जिम्मेदार हाँ, सारी हर शक क्लियर है। तो यह हालत है इस देश की। अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती बचाने के लिए
देश के गृह मंत्री को, वैलिड वीजा होल्डर को उतारना पड़ रहा है, चेक करना पड़ रहा है कि तुम वहां जाके हमारी बेइज्जती कराओगे। नहीं, बड़ा सचमुच देख के हंसी भी आ रही है, लेकिन जरा सोचिए, और वो जो साथ में ऑफिसर था इनके नकवी महोदय के, वो समझा कैसे रहा है कि सर यही तो मुश्किल है। ये लोग वहां जाके आजाद हो जाएंगे, सब कुछ तो सही है इनका, लेकिन वहां जाएंगे आजाद हो जाएंगे और फिर वो हमको बार बार कहता है। मतलब ये तो क्या कहें, जैसे घर में कोई नालायक बच्चा हो जाए और पड़ोसी उसको कहे तो चलो समझ में आता है, लेकिन यहां तो देश के तौर पर नागरिक की ये स्थिति हो गई है। ये कतर जाएंगे तो सिर्फ वही करेंगे। और आपका जरा वो वाले पे मुझे ऐतराज है, अरे भाई आप कह रहे हैं कि हवाई जहाज में ही मांगने लगते हैं, अरे भाई जहां मिलेगी वहीं आदमी मांगेगा, भीख ही तो है। अब उसमें भी आप कह रहे हैं कि वो चले देख के मांगे कि कहां मिलेगा। एक तो ये थोड़ा एलीट मानसिकता है। ठीक है भाई, भीख जहां मिले वहीं कटोरा बढ़ा दिया। जहाज में तो समृद्ध लोग बैठे। आइए अब आपको बताते हैं दुनिया में चल रहे सबसे घातक और भीषण युद्ध का पूरा अपडेट। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रुकवाने के लिए ट्रंप साहब की तो सारी कोशिशें नाकाम हो गई और ट्रंप के दरवाजे पर जा जाकर ज़ेलेंस्की भी अब थक चुके हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति। अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने नया रास्ता ढूंढा है। ज़ेलेंस्की तुर्की की तरफ बढ़े हैं और तुर्की के अंकारा शहर से अब सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रेशप तैयब एर्दोगान और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध खत्म करवाना ही उनकी पहली प्राथमिकता है और इसको लेकर के वो तुर्की के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और उनको बहुत उम्मीद है कि इसमें एर्दोगान कोई रोल निभा पाएंगे। आपको बता दें, पिछले बहुत वक्त से ट्रंप ने पुतिन पर प्रेशर बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन युद्ध रुकवाने में 1% कामयाबी उनको नहीं मिली, बल्कि ये युद्ध बढ़ता जा रहा है और रूस ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर अपना कब्जा करता जा रहा है। ट्रंप से निराश होकर ज़ेलेंस्की अब एर्दोगान के पाले में चले गए हैं। लेकिन इसमें एक अपडेट और मैं आपको बता दूं, पहले ये कहा जा रहा था कि यहां पर जो है ट्रंप अपने दूत को भेजेंगे, विटकॉफ को, स्टीव विटकॉफ को। अब अंत में खबर आ रही है कि वो यहां नहीं जा रहे हैं। मतलब इस मीटिंग में भी अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। रूस ने तो कोई प्रतिनिधि भेजा ही नहीं था, लेकिन यहां अब अमेरिका भी इस मीटिंग में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। अब एर्दोगान क्या रोल प्ले कर पाएंगे? हालांकि गाजा का और इजराइल का जो युद्ध था उसको रुकवाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि हमास के ऊपर इनका कुछ इन्फ्लुएंस है। लेकिन रूस के साथ इनके कैसे संबंध है, इनका क्या इन्फ्लुएंस है, ये अभी तक जो है वो साफ नहीं है। यूक्रेन को हथियार बेचा था इन्होंने, यूक्रेन को हथियार देते हैं, मतलब ये खुलकर एंटी रशिया है। बिल्कुल, यूक्रेन को शुरुआत के समय जो है उन्होंने ड्रोन सप्लाई किया है, टर्की ने ड्रोन सप्लाई किया है यूक्रेन को। है तो यूरोप का ही हिस्सा, है तो यूरोप का हिस्सा, नाटो का हिस्सा है, नेटो का, हाँ नेटो का हिस्सा है। हाँ, फिर तो ये एंटी इजराइल, एंटी रशिया हुए ही। लेकिन आप देखिए आगे वहां युद्ध में क्या हो रहा है। एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति तुर्की में जाकर के युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा हमला किया। 500 से ज्यादा ड्रोन, 48 मिसाइलें दागी और यूक्रेन के कई शहरों को उन्होंने बहुत क्षति पहुंचाई है। 25 लोगों की मौत हो गई इस हमले में, 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई हाई राइज इमारतें तबाह हो गई हैं। आसमान में दूर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कई इमारतों में आग लग गई है और रिहायशी इलाकों को बहुत नुकसान पहुंचा है। खास तौर पर यूक्रेन के टर्नोपिल शहर में सबसे ज्यादा तबाही हुई। कई लोग अब भी मलबे में फंसे हो सकते हैं, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वो वाली तस्वीर दिखा दीजिए जी, यही जिसमें बम गिर रहा है नीचे आकर के, किसी नागरिक ने ही वीडियो बनाया, दिखा दीजिए एक बार। और ठीक ठाक आबादी वाला इलाका विजय जी लग रहा है यहाँ पर ही हमला आबादी वाला इलाका ही है और उस पर जिस तरह से रशिया कर रहा है। लेकिन एर्दोगान को आप इतना नॉन सीरियसली मत लीजिए। एर्दोगान के पुतिन के साथ भी ठीक ठाक से रिश्ते हैं, भले ही वो नेटो का मेंबर है और जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि वो ड्रोन उसको दिए थे। ट्रंप जितना भले ही वो भूमिका नहीं निभा सकते, लेकिन ट्रंप के साथ जितना झगड़ा पुतिन का है कि वो जो कहेंगे वो नहीं मानेंगे, उतनी खराब स्थिति पुतिन और एर्दोगान के बीच में नहीं है। अच्छा, मतलब रिश्ते के हिसाब से देखें, यदि एर्दोगान कोई महत्वपूर्ण सीरियस नोट पर यदि कोई मीडिएट करते हैं और कोई बात करते हैं तो कोई
कोई रास्ता निकाल सकते हैं। वो व्यक्तिगत तौर पर तो पुतिन और ट्रंप के अच्छे रिश्ते हैं, रिश्ते केवल व्यक्तिगत नहीं, टर्की और देशों के रिश्ते। जेलेस्की गलत नंबर डायल कर रहे हैं। जेलेस्की को अगर वाकई युद्ध रुकवाना है तो वो ना तुर्की जाए ना वो अमेरिका जाए, उन्हें भारत आना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। मोदी इस समय वर्ल्ड में, तो देखें क्या होता है इस वर्ल्ड में सिर्फ मोदी ऐसे शख्स है इस समय जो जिनकी बात पुतिन भी बहुत ध्यान से सुनेंगे, जिनकी बात को जेलेस्की भी सम्मान देते हैं, और दोनों जानते हैं कि नरेंद्र मोदी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, जो सही होगा वो बोलेंगे। और उनका भारत भी रूस का बहुत अच्छा करीबी दोस्त है, जेलेस्की से भी भारत के संबंध अच्छे हैं। तो प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो मुझे लगा कि रशिया निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी की बात को गंभीरता से लेगा। सर अभी मैं आपको इस पे अपडेट दे दूं एक पहले कि ये हमने आपको बताया था कि भारत रूस से तेल खरीद में धीरे धीरे कमी कर रहा है। आपको मालूम है आज की तारीख में कितना डिस्काउंट है रूस के तेल पर? $20 प्रति बैरल का। $20 प्रति, ये एक वक्त $5 होता था, आज वो $20 के डिस्काउंट पर अपना तेल बेच रहा है। इसकी वजह ये है तेल के खरीदार कम होते जा रहे हैं। भारत दूसरा सबसे बड़ा खरीदार था, हम भी उसमें जो है वो कमी ला रहे हैं। यूरोप के कुछ एक देश लेते थे ट्रंप ने, उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। तो मुश्किल होती जा रही है ये जंग जो है, फाइनेंशियली कहिए आप पुतिन के लिए। और दूसरा, युद्ध के मोर्चे पर भी ज़ेलेंस्की लंबे वक्त से मांग कर रहे थे कि हमें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दीजिए आप, क्योंकि रूस के पास तो हर तरीके का हथियार है, वो यूक्रेन की टेरिटरी में बम मारता है, लेकिन यूक्रेन के पास उतनी लंबी दूरी पर हमला करने के हथियार नहीं है, और जो है भी उस पर पाबंदी थी अमेरिका की तरफ से। अब लेकिन रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने भी एक बहुत बड़ा पलटवार किया। पहली बार यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइलों से अटैक किया है। अब तक इन मिसाइलों का इस्तेमाल रूस की टेरिटरी में नहीं कर सकता था यूक्रेन, वो उन इलाकों पर रूस की सेना पर हमला कर सकता था जो वो उसके अंदर जो है दाखिल हो गई हैं, लेकिन ऑफिशियल जहां से टेरिटरी शुरू होती है रूस की, उसके बाहर वो ये मिसाइल नहीं यूज कर सकता था। अब वो मिसाइलें जो हैं वो ना सिर्फ ज़ेलेंस्की को मिल चुकी हैं, ज़ेलेंस्की उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और इसमें ये और पुतिन का इसमें स्टेटेड वो ये उनका स्टैंड था कि अगर लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलें देता है अमेरिका या कोई भी यूरोपीय देश ज़ेलेंस्की को, तो ये सीधा नेटो बनाम रूस की जंग मानी जाएगी। तो वो तो काम हो रहा है इस वक्त त्रिपाठी जी। नहीं, निश्चित तौर पर हो रहा है, और मुझे लगता है कि जो अभी समीर जी ने कहा कि इधर आना चाहिए दिल्ली की तरफ, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप को भी अपने रास्ते ठीक करने चाहिए, क्योंकि अब ये जो लड़ाई ओवरऑल है, और जिस तरह से यूक्रेन भी चाहता तो है युद्ध रुके, लेकिन अगर उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं तो वो शांति से बैठ भी नहीं सकता है, तो वो अपनी मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है, फिर वो तुर्की चला जाता है। अब पुतिन बड़े स्पष्ट हैं कि जब तक कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं आएगा हम बात नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर बड़ी डेडलॉक जैसी स्थिति है, और अगर ओवरऑल कहें कि ये लगता रहेगा तो उसमें भारत के भी हित हैं, दूसरे देशों के भी हित हैं, यहां तक कि अमेरिका के भी हित हैं, क्योंकि हम ये तो कह रहे हैं कि रशिया ने डिस्काउंट ज्यादा बढ़ा दिया, हम ये भी तो देखेंगे ना कि आगे आने वाले समय में जब मार्केट कम होता जाएगा तो अमेरिकी ऑयल के लिए कितनी गुंजाइश बनेगी, अमेरिका के लिए कितनी गुंजाइश बनेगी। जो जयशंकर ने कहा था, हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि हमें तो खुद अमेरिका ने कहा कि आप जाकर तेल खरीदिए। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव बने, ये सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलकर अलग से बैठक करना शुरू करें, और उसके लिए दिल्ली अच्छी जगह है, मतलब इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। समीर जी की ये बात दुरुस्त है कि यहां आकर बातचीत करें और उसमें फिर आगे देखें, तो हो सकता है ट्रंप को भी कुछ ईश्वर सद्बुद्धि दे और कहे कि नहीं इस रास्ते पर बढ़ना चाहिए। ट्रंप साहब अभी लगे हुए सऊदी अरब के राजा की खातिरदारी करने में। हमने कल आपको दिखाया था डिटेल में, वहां के जो राजा हैं MBS मोहम्मद बिन सलमान, वो गए हुए थे। अब अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति का ऐलान तब हुआ है जब सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उनके दौरे पर आए हुए हैं, और दुनिया में 20 देश ही हैं ऐसे केवल जिनको अमेरिका नेटो के अलावा मेजर एलाई का दर्जा देता है। इसमें पाकिस्तान भी एक है। लेकिन सऊदी अरब को ये दर्जा क्यों? सऊदी अरब को F-35 जहाज भी, हथियार भी मिलेगा, और बात तो यहां तक हो रही थी कि जैसा समझौता कतर के साथ किया है अभी अमेरिका ने कि कतर की रक्षा अमेरिका करेगा, वैसा ही मोहम्मद बिन सलमान चाहते थे उनके देश के साथ भी अमेरिका करे। सर, ये कमोबेश क्या वही सिक्योरिटी गारंटी है जो सऊदी अरेबिया चाह रहा था अमेरिका से? बिल्कुल। आपने देखा होगा कि इजराइल ने इधर जो है वो कतर तक अपने मिसाइल पहुंचा दिए थे, और कतर अमेरिका का दोस्त होते हुए भी, और इजराइल का भी दोस्त है,
फिर भी इजराइल ने कतर पर बमबारी कर दी। तो सऊदी अरबिया को भी कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि इस प्रकार का कहीं ना कहीं उस प्रकार से इजराइल से कोई हमें अटैक ना आए। और इसने आपने देखा होगा कि उसी से सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम, कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम के एक निगोशिएशन में आए। कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम का मतलब है कि हम और आप दोनों का ये साझा दायित्व बनता है कि यदि हमारे ऊपर खतरा होता है तो हम आपके साथ आएंगे, आपके ऊपर खतरा होता है तो हम आपके साथ आएंगे। तो स्वाभाविक है कि यदि नॉन नेटो का दर्जा है तो इसका मतलब कि जो खुफिया जानकारी जो होगी, स्ट्रेटजिक जानकारी जो होगी, वो ये दोनों तो शेयर करेंगे ही शेयर करेंगे। यदि किसी इस प्रकार के अब कम से कम सऊदी अरब इस बात से मुक्त है कि इजराइल हम पर अटैक करेगा। उसके अतिरिक्त सऊदी अरब में कौन अटैक करने जा रहा है? पाकिस्तान तो अटैक करने नहीं जा रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब का ईरान से एक दुश्मनी है या कहीं राइवलरी है? ईरान के साथ राइवलरी है। यमन में हौथियों से लड़ते थे इसलिए क्योंकि ये सऊदी का किसी से नहीं, मैंने इसलिए कहा था परसों जब हुआ था कि F-35 बॉम्बर उसको दे दिया गया, तो मैंने बॉम्बर का करेगा क्या वो, उसको लड़ना किससे? ईरान में नहीं, ईरान के साथ दुश्मनी कोई नहीं है उनकी, वो शिया और सुन्नी का राइवलरी है, वो एक इन्फ्लुएंस की लड़ाई ये, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी नेट की तरह से इस रिश्ते को मानना चाहिए। लेकिन मुझे ये है, ट्रम्प साहब बड़े लोग हैं ना, वो कहते ट्रम्प साहब बड़े लोग हैं और वो ये बताना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान भी मेजर नॉन नेटो एलाई, अब सऊदी अरब भी वो हो गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पैक्ट हुआ है, बीच के पैक्ट हुआ है कि वो सिक्योरिटी, ये हमारे लिए भी एक नहीं, ये जो बन रहा है ना, ये नेट नहीं, शिया और सुन्नी को लेकर के जो है वो ईरान और सऊदी अरब में तनातनी रहती है। शिया जो है, शियाओं का नेतृत्व जो है, शिया मुस्लिम का नेतृत्व ईरान है, और ईरान जो है वो जब भी शियाओं का के साथ कुछ भी यदि घटता है, चाहे वो सऊदी अरब के अंदर ही क्यों नहीं हो या पाकिस्तान के अंदर हो, तो ईरान स्टैंड लेता है। और इस्लामिक वर्ल्ड का नेतृत्व को लेकर के इन दोनों में राइवलरी। मैं कल कहीं किसी एक्सपर्ट को पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि ये जो करार हुआ है, ये मेजर नॉन नेटो एलाई वाला, इससे पाकिस्तान की स्टैंडिंग और इंप्रूव होगी मुस्लिम जगत के अंदर, वो भी होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे लिए भी चिंता की बात है। आप रोज ये सोचते रहे कि हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं, ये सब चीजें एक एक स्टेप में आप ये जोड़ पक्के होते जा रहे हैं, जोड़ पक्के होते जा रहे हैं। इसमें दो चीजें हैं, मैं तार जोड़ने चाहिए। बार बार कहता हूँ, हालांकि मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं होता हूँ कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग बड़ी मजबूत हो रही है। जो भी इस वक्त के घटनाक्रम आप देख रहे हैं उसमें एक व्यक्ति के निजी महत्वाकांक्षा का मसला है। ये देश के तौर पर अमेरिका का व्यवहार नहीं, ये दोनों का फर्क बार बार करना पड़ेगा और दुनिया भर के एक्सपर्ट ये फर्क कर रहे हैं। भारत के तौर पर, देश के तौर पर हमें ये समझना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के मन में कुछ है, और मैं बार बार कहता हूं कि वो फंस गए। वो जो कह रहे थे, वो जो 4 साल में अलादीन का चिराग घिस के जिन्न पैदा करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पाए। अब उनको लगता है कि ये तरीका काम करेगा क्या, अच्छा चलो ऐसे काम कर लेंगे। उनको लगता है कि एकदम से जो जिसको कहते हैं कि अनकन्वेंशनल जो तरीके हैं वहां हम जाएंगे और कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या उससे कुछ हासिल हो रहा है? क्या सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट कर लिया कि आपके ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला, उससे क्या सचमुच कुछ होने वाला है? इसको समझ नहीं, सीरियस नोट पे समझने की जरूरत है। इसको आप ये समझते रहें, एक तो ये समझने की जरूरत है कि ये ट्रंप साहब का मसला नहीं है। अमेरिका तो हमेशा ही पाकिस्तान को अपने साथ रखा है, सपोर्ट पहले से मिला हुआ, हमेशा से मिला हुआ। बल्कि मोदी सरकार आने के बाद उसमें एक थोड़ा सा कमजोरी आई थी, मैं उसको डिस्टेंस भी उस तरह से नहीं कह रहा, तो वो है। और ये सामान्य स्थितियों के लिए नहीं होती चीजें कि आज कोई झगड़ा हो रहा है तो कोई सड़क पे चल के नहीं हो रहा। ये सब चीजें मिलकर जिस दिन कोई क्राइसिस आता है उस दिन कैसे देश बिहेव करते हैं उसका फर्क हमारे पाकिस्तान के बीच जो भी चल रहा है उसमें वो दिन का बाद है, पता नहीं। उस लिहाज से अगर कहें रशिया यूक्रेन कहां जा रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। हाँ, फिर तो पूरा का पूरा यूरोपीय यूनियन किधर खड़ा होगा? कर रहे हैं। अरे अभी तो आप छोड़िए, रूस यूक्रेन में तो है ही है, जहां लग रहा था शांति हो गई, वहां देखिए क्या हो रहा है। सर तो खड़ा है ही। सर खबर देखिए समीर जी, हमास से जुड़ी हुई खबर है, दम है तो हथियार डलवा के देख लो। हमास ये एक्चुअली ललकार रहा है इस वक्त ट्रंप को। अभी तक लग रहा था कि भाई हमास ने सीज फायर करवा लिया, वो ट्रंप की बात भी मान लेगा। अभी जो यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि ट्रंप का जो पीस प्लान है वो अब एक तरीके से यूएन का प्लान बन गया और वहां पर एक पीस कीपिंग फोर्स जो है वो तैनात की जाएगी। हमास ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उसने कहा कि ये पीस कीपिंग फोर्स, जिसको इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ट्रंप कहते हैं, उन्होंने कहा ये बहुत खतरनाक है
और हमास ने खुद और गाजा के दूसरे संगठनों के आधार पर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो फोर्स आप वहां लगाएंगे, ये फोर्स शांति कायम करने की बजाय इस लड़ाई में एक पक्ष बन जाएगी, एक पार्टी बन जाएगी। तो मतलब उसको सीधे सीधे ये लग रहा है कि आप ये फोर्स जो बना रहे हो, ये हम ही से लड़ने के लिए बना रहे हो। तो हमास ने इससे इनकार कर दिया है। तो फिर अभी तो ये तो पहले चरण के बाद ये दूसरा चरण शुरू ही हुआ था, वही विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। समीर जी, मुझे लग रहा है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, उनकी मन मांगी मुराद पूरी हो गई है। वो यही चाहते होंगे कि हमास को ऐसा बयान दे या कुछ इस तरीके से करे कि हमें फिर हमला करने के लिए और फिर हमास को खत्म करने के लिए मौका मिले। और जो गाजा पीस प्लान बनाया गया है, जहां अमेरिका पाकिस्तान भी अपनी सेना भेजेगा और कह रहे थे कि भाई उसे डेवलप किया जाएगा, एक हिस्सा इजराइल के पास रहेगा, दूसरा एरिया को डेवलप किया जाएगा। मुझे लग रहा है कि अब नेतन्याहू कहेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा था, दुनिया से कहेंगे, अमेरिका से भी कहेंगे कि हमास लातों के भूत ही ऐसे मानेंगे नहीं, इन्हें जड़ से खत्म करना पड़ेगा। और अब देखना, जब हमास का यह बयान आ गया है तो अब निश्चित रूप से नेतन्याहू फिर हमला करेंगे वहां पर और हमास को नस्तनबुंद करने के लिए अब उन्हें एक प्रकार से हमास ने मौका दे दिया। एक बगल वाले देश पे तो उन्होंने दोबारा हमला शुरू कर ही दिया है, लेबनान पर, जहां अभी पिछले साल या इससे पिछले साल आपने देखा था हिजबुल्लाह को खत्म किया था, बुरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब इजराइल ने लेबनान पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह को टारगेट करके इजराइल ने एक बड़ा अभियान वहां चलाया हुआ है और साउथ लेबनान के इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करके क्लस्टर बम्स वहां पर गिराए हैं। और इजराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के हथियार डिपों को जो है वो टारगेट किया। उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। तो मुझे तो हैरानी कभी कभी ये जो इजराइल का एपेटाइट फॉर वॉर है उसको सोच के कभी होती है। ये देश हमेशा जो है युद्ध मोड में रहता है। मैं आरोप के सेंस में नहीं कह रहा हूं, अच्छा बचाव के सेंस में भी, लेकिन हमेशा वो जो है उसको वो खबरों में इन्हीं वजहों से रहता है। आप ये देखिए, ये जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं ये पिटने के बाद गठबंधन से बाहर आए हैं। 1967 को ले लीजिए, 1947 को ले लीजिए। आप जब होली और दीपावली मना रहे हो और आपके पर सारे मुस्लिम कंट्री मिल करके एक रात के अंधेरे में आप पे बम्बार्डिंग आपके शहरों पर करना करें और उनको पीट करके आप बाहर निकालते हैं। कैंप डेविड समझौता नहीं हुआ होता तो आप समझते उस समय इजिप्ट भी इनको लीड कर रहा था, उस गठबंधन के साथ था। ये इसलिए करता है इजराइल क्योंकि यदि नहीं पिटाई करे तो ये सुधरने वाले नहीं है। हमेशा बड़ा जज्बा चाहिए साहब ऐसे रहने के लिए। है उनमें जज्बा, ये जज्बा है, तभी तो इतनी छोटा। आप सोचिए रेगिस्तान को हरा भरा कर देना, ये मामूली आप समझ रहे हैं। हम पानी के लिए तरस रहे हैं और भूमध्य सागर से वो पानी फिल्टर करके और दो छोटी छोटी खबरें पाकिस्तान की आपको और दिखा दूं, हमारे लिए छोटी उनके लिए बहुत बड़ी। पाकिस्तान में जिस तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है, पूरे देश में आग लगी हुई है, तो कौन सी कंपनी जाकर के वहां व्यवसाय करना चाहेगी? कई एमएनसीज जो हैं वो छोड़ के जा चुकी हैं पाकिस्तान। बीते 2 वर्षों में 30 से ज्यादा बड़ी कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और डायरेक्ट बिजनेस ऑपरेशंस को पाकिस्तान में बंद कर दिया। रिवर्स हो रहा है वहां पर। भारत में दुनिया भर के लोग आ रहे हैं और वहां पर उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर पे कमजोर होती जा रही है। बिजली नहीं है वहां पर, बिजली की डिमांड घटती जा रही है। बहुत बड़ा एक संकेत होता है इकोनॉमी के अच्छा करने का कि बिजली की डिमांड बढ़े, और बिजली की डिमांड नेगेटिव में जा रही है। आपके पास फॉरेन रिजर्व है नहीं। अब जो कंपनियां वो चल रही हैं वहां पर, बड़ी कंपनियां, वो भी किसी भी वक्त अपने ऑपरेशंस वहां पर बंद करने या कारोबार समेटने को मजबूर हो जाएंगी। अक्टूबर 2025 में अब भी प्रॉक्टर गैम्बल ने, जो कि एफएमसीजी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी शायद दुनिया की है, उसने पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। जुलाई 2025 में टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद सारे ऑपरेशन समेट दिए पाकिस्तान से। 24 के आखिरी महीने में यामाहा मोटर्स ने स्केल डाउन किया, फिर पाकिस्तान छोड़ ही दिया। 2024 में ही टोटल एनर्जी कंपनी ने 50% अपने स्टेक जो थे वो पार्को नाम के एक फर्म को बेच दिए। फार्मा कंपनी फाइजर दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों में एक है, 2024 में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद कर दिया और निकल गई। और इन सब के अलावा एक सनोफी कंपनी हो, लॉटे केमिकल्स हो, टेलीनॉर हो, एनर्जी सेक्टर की बड़ी कंपनी शेल है, ये सारी कंपनियां, ऊबर है, ऐसी 20 कंपनियां पाकिस्तान छोड़ करके जा चुकी हैं। और अभी एक रिपोर्ट ये आई है कि आने वाले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान बन जाएगा। क्या तो खिलाएगा और क्या नौकरी देगा। तीसरी बड़ी आबादी का मुल्क तो बनेगा, लेकिन दुनिया का सबसे बर्बाद मुल्क तो हमेशा बना रहेगा वो। और वहाँ जिस तरीके से हालत है कि कंपनी से कहा जाता है कि भाई कंपनी तो महीने का जो बिल आती है बिजली का वो पे करती है, वहाँ कहा जा रहा है कि भाई हमारी स्थिति ठीक नहीं है, आप 1 महीने का एडवांस हमको बिजली का बिल दे दो।
अब कंपनियां कह रही कि आपको बिजली का बिल का पेमेंट एडवांस कर दे, पानी आप सप्लाई करते हो उसका एडवांस दे दे, कहीं रेंट पे लिया तो आप रेंट एडवांस मांग रहे हो, जमीन आप दे नहीं रहे हो, जो फ्री में जमीन मिलती थी उसकी आप कीमत वसूल कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं है। तो कंपनी की जो हालत खराब हो रही है, तो कंपनी कहे आतंकवादी देश में रहने से बेहतर है कि इस देश से निकला जाए। और मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान के पास आपको सुन नहीं रहे आजकल आप। नहीं, इससे क्या मतलब है? मुनीर साहब फील्ड मार्शल बन गए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? बड़ी बात है ना। और भी क्या आप कहते हैं, ताहयात की फील्ड मार्शल बन गए। बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही था। हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब आपका, समीर जी बहुत धन्यवाद आपका।